Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Magnet Brains. My name is प्रतीक मिश्रा एंड आज के लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री की क्लास 12th उसकी पहली किताब का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 या फिर थीम नंबर 4 उसकी शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 600 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 कॉमन एरा के जो 1000 साल गए हैं, उन 1000 सालों में जो इंपॉर्टेंट आपके थिंकर्स आए जिन्होंने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया, उनके बिलीव्स के बारे में बातचीत करेंगे और किस तरीके से उनकी बिलीव्स वगैरह ने सोसाइटी को एज अ होल आपका इन्फ्लुएंस किया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेजर फोकस जो हमारा इस चैप्टर में रहने वाला है वो रहेगा बुद्धिज्म एंड बुद्धिज्म का जो कंट्रीब्यूशन इंडियन सोसाइटी की तरफ रहा है वो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली बात क्या करनी है, इस चैप्टर में हमको कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत करनी है। जो मेन थीम हमारी रहेगी थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इसमें हम लोग उन इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में बातचीत करेंगे जो इस पर्टिकुलर एरा में आए, स्पेसिफिकली गौतम बुद्ध हो गए या फिर महावीर हो गए, इनके बारे में बातचीत करेंगे। अपने साथ में ये जो बिलीव्स वगैरह लेकर आए, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इन बिलीव्स के बारे में बातचीत करेंगे। इनका जो आपका लिटरेचर और ओरल टेक्स्ट में कंट्रीब्यूशन रहा वो भी देखेंगे, प्लस साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इनका हमारे यहाँ जो बिल्डिंग्स बनी है, जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जो आर्किटेक्चर हुआ है, बुद्धिज्म का उस पर किस तरीके का असर पड़ा है, एक तो हम लोग वो देखेंगे। और बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस का जो एस्पेक्ट हमें आज तक अपने आर्किटेक्चर में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहली चीज जो अपने को देखनी है वो क्या है, कल्चरल डेवलपमेंट, दैट इज 600 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 कॉमन एरा के बीच में हुए कल्चरल डेवलपमेंट। तो इन 1000 सालों में जो आपके इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स वगैरह आए उनकी फिलोसफीज को समझेंगे एंड किस तरीके से उन्होंने समझने की कोशिश करी थी उस समाज को जो इस पर्टिकुलर कालखंड में एग्जिस्ट करता था, उनके टाइम पीरियड में जो समाज था उसको समझकर किस तरीके से उन्होंने उसके लिए फिर अपना जो भी इंप्रूवमेंट्स वगैरह वो दे सकते थे, अपनी फिलोसफीज जो दे सकते थे वो सब उन्होंने किस तरीके से दी थी उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर चीज हम लोगों को देखनी है, ये जो इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स आए थे पहले तो वो, इनके जो आइडियाज और बिलीव्स बने थे, किस तरीके से इन्होंने उस वक्त के समाज को समझा था और किस तरीके से इन्होंने अपनी फिलोसफीज दी और कैसे उसने कंट्रीब्यूशन किया, किस तरीके से चेंजेस वगैरह आए, इन सारी बातों को समझने के लिए हम लोग बेसिकली जिन चीजों के ऊपर रिलाय करेंगे, एक तो ओरल और रिटन टेक्स्ट वगैरह जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो, इनके बारे में जो भी आपके रिटन टेक्स्ट वगैरह हैं उनको अच्छे से देखा जाता है और जो भी इनके ओरल टेक्स्ट वगैरह हैं जो एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते आ रहे हैं, इनसे जुड़ी वेरियस तरीके की कहानियां हैं, कई तरीके के मिथ्स हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जिस तरीके से बनाए गए हैं, जिसमें फिर आपको भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती हैं, स्तूप देखने के लिए मिलते हैं, महावीर जो है उनकी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जैन टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं, इस सब के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। सवाल यह उठता है कि इन्हीं 4 पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के ऊपर क्यों बातचीत करनी, इन्हीं 4 चीजों को आपको क्यों देखना है, क्यों आखिर आप ओरल और रिटन टेक्स्ट पे ही जा रहे हो और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर ही देख रहे हो, इसके अलावा कोई और चीज पे आप बेसिकली फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बौद्धों ने तो बहुत सी चीजें करी थी, आज की तारीख में भी आपको बौद्ध मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, बौद्ध भिक्षु देखने के लिए मिलते हैं और भी अलग अलग चीजें हैं। तो फिर क्या वजह है कि आप ओरल और रिटन टेक्स्ट पर ही जा रहे हैं और आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पर ही जा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि इनको जब आप स्टडी करते हैं, ओरल एंड रिटन टेक्स्ट में तो खैर आपको पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है, मगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे, स्तूप वगैरह के आर्किटेक्चर को देखेंगे और भी दूसरी जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो उससे आपको इन्फ्लुएंस समझ में आता है इन थिंकर्स का लोगों के ऊपर। बड़े पैमाने पर अगर आपको स्तूप देखने को मिल रहे हैं, एक ही तरीके के स्तूप देखने को मिल रहे हैं या फिर उसमें स्तूप वगैरह देखने को मिल रहे हैं और उसमें डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही हैं, तो हर एक चीज एक बात कहती है, हर एक चीज जो है कहानी कहती है कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है समाज के ऊपर एक असर डाला था। और वही चीज जो है समझना इंपॉर्टेंट है, उसकी मदद से फिर इन लोगों की फिलोसफीज को समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह समझ में आएगा कि इसी तरीके की फिलोसफीज क्यों डेवलप हुई। बुद्ध ने जो है वो आपके बुद्धम शरणम गच्छामि का जो मैसेज दिया था, जो संघ और धर्म की बात की थी, वो आखिर उसी तरीके से क्यों करी जिस तरीके से की गई थी, कोई दूसरे एस्पेक्ट से क्यों नहीं डिफाइन किया? आपको फिर उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी मिल जाती है। तो इसलिए इन 4 एस्पेक्ट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि अभी हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं कि हमारा जो मेन फोकस इस पर्टिकुलर चैप्टर में रहेगा वो रहेगा बुद्धिज्म। हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे बुद्धिज्म के ऊपर। हम लोग ये देखेंगे कि ये जो बुद्धिज्म है किस तरीके से डेवलप हुआ और इसको
इसके डेवलपमेंट को पढ़ते वक्त हम लोग इस चीज को कंसिडरेशन में लेकर चलेंगे कि बुद्धिज्म जो है वो आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुआ है। बुद्धिज्म के साथ में आपके दूसरे भी जो हैं थिंकिंग और आपके बिलीफ के पैटर्न्स वगैरह थे, अलग अलग तरीके के बिलीफ पैटर्न्स आपके कोएग्जिस्ट करते थे, और उन सब के साथ में इन लोगों के डिबेट्स हुए, इन लोगों के डिस्कशंस वगैरह हुए, और उसके साथ में जो है बुद्धिज्म धीरे 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 डेवलप हुआ है। तो यहां पर हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस जो रहने वाला है, पढ़ेंगे तो हम लोग बुद्धिज्म ही, मगर इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन या फिर इस अजम्पशन के साथ में पढ़ेंगे कि साथ ही साथ यहां पे और भी 50 तरीके के ट्रेडिशंस थे जो कोएग्जिस्ट करते थे, और उन सब के साथ में डिबेट, डायलॉग और इंटरेक्शन के साथ में धीरे 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 बुद्धिज्म की जो है मेन फिलॉसफीज वगैरह डेवलप हुई हैं। बुद्धिज्म जो है अपना किसी भी तरीके के आइसोलेशन में एज सच डेवलप नहीं हुआ है, सबसे सीखते हुए आगे बढ़ते हुए है जो आपका डेवलप हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ा है। अब जो सोर्सेज वगैरह आपके हिस्टोरियंस यहां पर पूरी की पूरी हिस्ट्रीज और बिलीफ्स वगैरह को रिक्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप भगवान गौतम बुद्ध की बात कर लें या फिर उन्होंने जो भी एक्टिविटीज वगैरह करी हैं, उनके पहले जो भी एक्टिविटीज थी, उनके बाद जो भी एक्टिविटीज हुई हैं जो बुद्धिज्म वगैरह से रिलेटेड है, या बुद्धिज्म पर जिनका प्रभाव पड़ा है या जिनके ऊपर बुद्धिज्म का प्रभाव पड़ा है, जब इन सब चीजों को आप स्टडी करना शुरू करते हो तो जिन सोर्सेज का आप इस्तेमाल करते हो, सबसे पहले आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट का यूज करते हो, दूसरा आप जैन टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो, तीसरा आप ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हो जब आपने इन पर्सनालिटीज को देखना होता है। रिटन एविडेंस में आप इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा आप मटेरियल रिमेन्स की बात करें तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी थी वो हो गई, और इसके अलावा जो भी इनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस बनाए गए, जो भी आपके रिटन रिकॉर्ड्स या शिलालेख टाइप की चीजें छोड़ी गई हैं, उन सबको भी जो है आप डिस्कस करते हो। इसमें भी जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो रहेगा आपका जो सांची में स्तूप है वो। ये सांची में जो आपको स्तूप देखने के लिए मिलता है, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर कर रखा गया है, और यही जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का मेन फोकस या फिर ये आपकी मेन थीम रहने वाला है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है, आपके 1000 साल जो गए 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा के, उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट थिंकर्स आए हैं उनके बारे में बातचीत करनी है, और उनसे रिलेटेड 4 एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं। उनके रिटन ट्रेडिशंस देखने हैं, उनके ओरल ट्रेडिशंस देखने हैं, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। इसमें भी हम लोगों का मेन फोकस क्या रहने वाला है, मेन फोकस हमारा बुद्धिज्म रहेगा, और बुद्धिज्म में भी हम लोग स्पेसिफिकली बात किस चीज पे करेंगे, ज्यादातर हम लोग बातचीत करेंगे सांची के स्तूप के ऊपर। तो ये जो है वो हमारे चैप्टर की एक पर्टिकुलर एक लबोलुबाब बन गया, एक पर्टिकुलर चीज हमको समझ में आ गई जो हमको आगे इस चैप्टर में देखनी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम लोग 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा के बीच में हुए कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत करेंगे, और उनकी फिर जो स्टडी करके हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिली है उन कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग सांची का स्तूप देख लेते हैं। तो ये जो है वो सांची का स्तूप है जो आज की तारीख में बहुत अच्छी स्थिति में प्रिजर्व कर कर रखा गया है। ये उसके अंदर जाने का गेट है और बाकी सारी इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बातचीत करेंगे, मगर आज की तारीख में सांची का स्तूप कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है, काफ़ी अच्छी स्थिति में प्रिजर्व्ड है। अब इसको देखेंगे तो एकदम से आप कह नहीं सकते कि ये लगभग 2-2.5 हज़ार साल से ज़्यादा पुराना है, बट ये है। चले एक और फोटोग्राफ देखें। एक बौद्ध भिक्षु खड़े हुए हैं और इनकी हाइट से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि स्तूप की जो हाइट वगैरह है और डायमेंशंस वगैरह हैं कितने ज़्यादा बड़े हैं। ये सब पत्थर का बना हुआ है, सारा जो कंस्ट्रक्शन वगैरह किया गया है। ये इसका गेट वगैरह, इस तरीके के 4 गेट्स वगैरह बने हुए हैं। थोड़ा ये फोटोग्राफ में उतना विजिबल नहीं है, मगर जिस तरीके का गेट यहाँ पर है उसी तरीके का एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है, और इसके एग्जैक्टली पीछे एक गेट आपको एक और देखने को मिलेगा। इस तरीके से स्तूप में अंदर एंटर करने के 4 गेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और इस तरीके का पूरा आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह है। ये इसके ऊपर ये 4 शेर वगैरह बने हुए हैं, जो उसको हम लोगों ने अपने नेशनल एम्बलम के तौर पर अडॉप्ट किया है, वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है सांची स्तूप की फोटोग्राफ्स हैं। अब ये स्तूप जब मिल गया आपकी 19th सेंचुरी में, यानी कि 1801 से लेकर 1899 के बीच में स्तूप की डिस्कवरी तो खैर हो गई थी। उसके बाद आपके जिस तरीके से हिस्टोरियंस ने इसको स्टडी करना शुरू किया, तो अर्ली हिस्टोरियंस जो थे वो सांची के स्तूप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। फ्रेंच जो थे उन्होंने उस वक्त, क्योंकि ये जो सांची है उस जमाने में भोपाल स्टेट का हिस्सा हुआ करता था, भोपाल रियासत एक प्रिंसली स्टेट था, उसकी उस वक्त की रूलर हुआ करती थी शाहजहां बेगम।
शाहजहां बेगम उस वक्त भोपाल स्टेट की रूलर हुआ करती थी और ये भोपाल स्टेट का हिस्सा था। सांची जो था वो भोपाल स्टेट का हिस्सा था। तो जब सांची के स्तूप की डिस्कवरी हो गई और 19th सेंचुरी में हिस्टोरियंस ने इसको स्टडी करना शुरू किया तो काफी वो लोग इंटरेस्टेड थे इसको लेके, क्योंकि बिल्डिंग बहुत अच्छी स्थिति में और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिजर्व कंडीशन में मिली थी। कोई ज्यादा टूट फूट नहीं थी, कोई ज्यादा आपको इसमें डिस्ट्रक्शन वगैरह देखने को नहीं मिला था। तो वेल प्रिजर्व स्तूप आपको देखने को मिला। तो हिस्टोरियंस वगैरह उसको स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे। ये लाई करता था शाहजहां बेगम जो थी उनके उस वक्त के भोपाल स्टेट की रूलर, उनकी टेरिटरी में। अब फ्रेंच ने जो है बकायदा इनसे परमिशन मांगी थी कि भाई जो आपका ईस्टर्न गेटवे है जो बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया गया है, अभी हमने देखा था कि सांची के स्तूप में अंदर एंटर करने के 4 गेट्स होते हैं, तो उसमें से जो ईस्टर्न तरफ से एंटर करने का गेट था उसको आपने ईस्टर्न गेटवे बोल दिया। अब वो जो है सबसे अच्छी स्थिति में आपको देखने को मिला है। तो फ्रेंच जो थे उन्होंने बकायदा परमिशन मांगी थी कि भैया हमको इसको फ्रांस लेकर जाने दो और हम लोग जो है इसको वहां पर डिस्प्ले करेंगे। यही तरीके की कुछ डिमांड्स वगैरह जो है उस वक्त में अंग्रेज जो थे वो भी कर रहे थे। मगर बाद में फिर कम से कम एक अच्छी चीज हुई कि ये लोग ये जो गेट्स वगैरह थे और यहां पर जो दूसरा स्कल्पचर आपको देखने को मिल रहा था उसकी प्लास्टर कास्ट कॉपीज वगैरह को अपने साथ में लेकर गए, ये उसी से खुश हो गए। और जो ओरिजिनल आपका यहां पर जो चीजें थी, ओरिजिनल गेट और ओरिजिनल स्कल्पचर्स वगैरह, इनको यहीं साइट पर प्रिजर्व किया गया, यहीं पर इनको अच्छे से जो है प्रिजर्व करके रखा गया ताकि ये खराब ना हो और आगे आने वाली जनरेशंस वगैरह भी जो है इसको देख सकें। तो इसमें अब जो ये बात उठी है ईस्टर्न गेटवे की, जरा इस पे हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे और शाहजहां बेगम जो है इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने काफी मदद करी है ये पूरा सांची का स्तूप के प्रिजर्वेशन वगैरह और इसकी स्टडीज वगैरह को लेके। तो ये तो आपका सांची का स्तूप है, ये हमने देख लिया था। ये उसमें ईस्ट से जाने वाला रास्ता है, ईस्ट की तरफ से जो गेट है उस जाने वाला ये वो है, ये ईस्टर्न गेटवे है और काफी अच्छी स्थिति में आपको इसके ऊपर ये देखने को मिलेगा। नक्काशी वगैरह इसके ऊपर बनी हुई है, काफी बढ़िया तरीके से प्रिजर्व किया गया है, अच्छी कंडीशन में आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो इसको ले जाने की परमिशन वगैरह इन्होंने मांगी शाहजहां बेगम से। एक और फोटोग्राफ है ये ईस्टर्न आपके गेटवे की, देखिए सर, बहुत बढ़िया तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, बहुत अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। नक्काशियां और वो सारी चीजें जो है वो सब आपको मिल रही हैं। तो ये जो थी ये शाहजहां बेगम थी, उस वक्त आपकी भोपाल स्टेट की रूलर थी और इन्होंने बकायदा जो है इसका प्रिजर्वेशन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मदद वगैरह करवाई। एंड फ्रेंच ने इनसे परमिशन मांगी थी लेकर जाने की, तो इन्होंने खैर प्लास्टर कास्ट कॉपीज वगैरह भेजी। इंग्लिश वगैरह ने भी परमिशन मांगी तो भी उनको भी सेटिस्फाई करवा दिया कि भाई आप इसकी प्लास्टर कास्ट कॉपी वगैरह बनवा लो और उससे काम चला लो, मगर आप जो ओरिजिनल है उसको इन्होंने प्रिजर्व करवाया था। इनके अब जब ये अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ में सांची के स्तूप पर गई थी तो इन्होंने खुद अपनी डायरी में कुछ लिखा था जिसका ट्रांसलेशन एनसीईआरटी में दिया गया है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उससे आपको समझ में आएगा कि उस जमाने में हिस्टोरियंस वगैरह किस तरीके से क्यूरियसली लगे हुए थे ये सांची के स्तूप वगैरह के पूरे स्टडी में। तो ये जो है बेगम ने खुद अपनी डायरी में लिखा है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। The most wonderful ancient building in the state of Bhopal are at Sanchi Kankarkheda, a small village under the brow of a hill some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. अगर आप भोपाल स्टेट की बात करो तो उसमें सांची काकड़खेड़ा करके एक छोटा सा विलेज पड़ता है सांची में, जो भोपाल के नॉर्थ ईस्ट में लगभग 20 मील दूर पड़ता है। जहां पर हम लोग कल गए थे वहां पर आपको सबसे शानदार एंशिएंट बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। We inspected the stone sculptures and statues of Buddha and an ancient gateway. वहां पर हम लोगों ने क्या किया, जो पत्थर से बने हुए स्कल्पचर्स थे, कलाकृतियां थी, शिल्प था और जो मूर्तियां थी भगवान बुद्ध की, हमने उनको इंस्पेक्ट किया और एक एंशिएंट गेटवे जो वहां पर है उसको हम लोगों ने देखा। The ruins appear to be the object of great interest to European gentleman Major Alexander Cunningham. अब ये जो सारा का सारा यहाँ पे ruins वगैरह हैं, सांची के जो मूर्तियां हैं, सांची के जो स्कल्पचर्स वगैरह हैं, ये एक व्यक्ति को बहुत पसंद आ रहे थे जो कौन था, यूरोपियन था और उसका नाम क्या था, मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम। यही आगे जाकर कौन बने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल बने और वहां हड़प्पा में खुदाई और बाकी सारा काम इन्होंने फिर करवाया था। He stayed several weeks in this neighborhood and examined these ruins most carefully. अब ये जो व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम है वो यहां पर कई हफ्तों तक रुका और उसने इन सारे के सारे ruins वगैरह को बहुत केयरफुली एग्जामिन किया। He took drawings of the place, deciphered the inscription and bored shafts डाउन द डोम्स। अब यहां पर उसने बकायदा इस जगह की ड्राइंग्स वगैरह बनाई हैं, जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह यहां पर या शिलालेख आपको देखने को मिले हैं उनको पढ़ने की कोशिश उसने करी है और साथ ही साथ इन डोम्स वगैरह में उसने कुछ गड्ढे वगैरह करके अंदर जो है शाफ्ट वगैरह उतारी हैं ताकि वो देख सके कि अंदर क्या कहानी चल रही है, इनके अंदर है क्या।
As a result of these the result of these his investigations were described by him in an English work. अब ये सारा का सारा जो इन्वेस्टिगेशन इसने किया है ये इसके ऊपर कुछ इंग्लिश में लिख भी रहा है और आगे फिर जो है इसके आगे और भी उन्होंने बातें वगैरह अपनी करी होंगी, मगर इतनी जो बात है उनकी डायरी वगैरह में से आपने को मिली है, इसको बाकायदा ट्रांसलेट करके एनसीईआरटी में जो है डाला गया है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। शेयर करने का पॉइंट यह है, इससे अपने को यह समझ में आता है कि 19th सेंचुरी में 1801 से लेकर 1899 के बीच में जो आपके हिस्टोरियंस थे वो अलग अलग जगहों पर इंडिया में जब काम कर रहे थे इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए, तो जो रूलर्स वगैरह थे जिनके स्टेट्स में ये सारा का सारा आपका जो सामान पड़ता था, ये सांची हो गया या फिर इस तरीके की चीजें, तो उनका क्या एक नजरिया था, किस तरीके का उनका थॉट प्रोसेस था। तो ये शाहजहां बेगम की अपनी पर्सनल डायरी में जो है ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ये शाहजहां बेगम की फोटोग्राफ है। 1868 से लेकर 1901 तक ये नवाब के तौर पर रूल करी हैं भोपाल स्टेट में। इन्होंने काफी काम जो है करवाया है प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप और इससे रिलेटेड वर्क्स वगैरह के ऊपर। तो अब एक तो पहले आपकी भोपाल स्टेट की ये वाली रूलर शाहजहां बेगम, इसके बाद में इनकी एक और सक्सेसर आई थी जिनका नाम था सुल्तान जहान बेगम। इन्होंने सबसे पहले तो पैसे वगैरह प्रोवाइड करवाए ताकि ये जो एंशिएंट साइट है इसका प्रिजर्वेशन करवाया जा सके। इसके कारण जॉन मार्शल जिन्होंने यहां पर फिर बाद में काफी काम किया था, इन्होंने सांची के ऊपर जो भी काम वगैरह अपना किया है, जितने भी वॉल्यूम्स वगैरह लिखे हैं, ये सब के सब उन्होंने सुल्तान जहान को डेडिकेट किए हैं, क्योंकि सारा पैसा वगैरह जो है फाइनेंस वगैरह का काम इन्होंने करवाया था। साथ ही साथ सुल्तान जहान ने एक और काम किया कि यहां पर एक तो म्यूजियम बनाया जिसमें जो भी स्कल्पचर्स वगैरह मिल रहे थे उनको रखा गया, और एक गेस्ट हाउस भी बिल्ड किया जहां पर आपके जॉन मार्शल रहे थे और उन्होंने बैठकर फिर यहां पर सारा काम कर इन वॉल्यूम्स को लिखा था। साथ ही साथ अब ये जो काम लिखा इन्होंने, अलग अलग वॉल्यूम्स वगैरह इन्होंने लिख मारी, इसको फिर पब्लिश वगैरह करने की जिम्मेदारी भी जो है इन्होंने उठाई, और बाकायदा बेगम ने इसको फंड वगैरह किया था और पैसे वगैरह देकर ये सारा का सारा काम करवाया। तो यहां से अपने को क्या समझ में आता है, आपके जो रूलर्स थे, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका स्टेट छोटा है बड़ा है, रूल कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, महिला है पुरुष हैं, अगर आपके स्टेट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, काम कर रहे हैं लोग बाग, तो लोगों ने बकायदा बढ़ बढ़कर जो है उसमें मदद करी है। जैसे यहां पर सुल्तान जहां बेगम का एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, प्रिजर्वेशन के लिए पैसे दे रही हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन और वहां पर जो भी स्टडी हो रही है उसमें मदद कर रही है, म्यूजियम बनवा रही है, गेस्ट हाउस बनवा रही है। इसके बाद फिर जो काम हिस्टोरियंस ने कर दिया उसको फिर पब्लिकेशन वगैरह में भी अपनी तरफ से अगर मदद कर रही है, तो ये सारी चीजें एक बात बताती है कि आपका जो रूलर है उसने बढ़ चढ़कर जो है हेल्प करी थी ताकि ये सारा का सारा काम जो है हो सके, पूरा का पूरा साइट जो अच्छे से प्रिजर्व हो सके और भगवान गौतम बुद्ध के बारे में अच्छे से लोग जान सकें और उनका एंशिएंट इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा है उसको समझ सके। तो इन सारी चीजों में क्योंकि इनका अच्छा एक योगदान रहा है, इसलिए सुल्तान शाहजहां बेगम की बात की जाए तो इनको क्रेडिट तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के जो एफर्ट्स हैं उसके कारण जो स्तूप आज की तारीख में पूरा का पूरा सरवाइव कर पाया है और बहुत अच्छे से प्रिजर्व हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे अमरावती के स्तूप के बारे में, जो शायद सबसे बड़ा स्तूप था इन सारे स्तूपों में, मगर वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया क्योंकि लोगों ने उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी। वो चीज यहां पर नहीं हुई और सांची के स्तूप की इंपॉर्टेंस को समझकर उसका प्रिजर्वेशन करवाया गया, तो वो बच गया और इसमें सुल्तान जहां बेगम का एक बड़ा योगदान है, इसलिए इनका नाम मेंशन करना जरूरी हो जाता है। इनफैक्ट आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि सांची का स्तूप अच्छी तरीके से प्रिजर्व्ड है, इसको अच्छे से स्टडी किया गया, एक्सटेंसिवली देखा गया है, तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बुद्धिस्ट सेंटर हो जाता है, जिसने बुद्धिज्म के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत वास्टली जो है, बहुत वाइडली जो है ट्रांसफॉर्म किया है। और बुद्धिज्म को जो भी हम लोग आज अच्छे से समझ पा रहे हैं उसमें सांची स्तूप का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो ये एक वजह है कि सांची का स्तूप या फिर स्कल्पचर्स की अगर आप बात कर लेते हैं या फिर जो आर्किटेक्चर हो जाता है उसको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ सवाल उठते हैं। सांची का पूरा स्कल्पचर हम लोगों ने देख लिया, सांची के स्तूप की बात कर ली, किसने प्रिजर्वेशन वगैरह करवाया था उसकी बात कर ली। कुछ सवाल अब यहां से और उठकर तैयार होते हैं जिनके जवाब अब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला कि ये सांची का स्तूप चलिए अच्छी बात है, बढ़िया स्थिति में, अच्छे से प्रिजर्व किया गया, सब ठीक है, मगर इस मॉन्यूमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, पहली चीज। दूसरा ये कि इसको बनाया किसने था और ये इसमें है क्या, इसको बना के आखिर तैयार क्यों किया गया, इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सवाल हो गया। और इसके बाद में इसको बनवाया किसने था,
ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। तो ये कुछ सवालों के जवाब हैं, इनको हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। इन सारे सवालों को तलाशने की कोशिश में या इस जद्दोजहद में अब हम लोग करेंगे ये कि जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं उनसे हमको जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिला है, जो भी स्कल्पचर्स वगैरह हैं, जो भी आपका आर्किटेक्चर है और जो भी आपका इंस्क्रिप्शन है, इन सब में जितना ज्ञान हमको मिला है, हम उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन, उस सारी की सारी नॉलेज को कंबाइन करेंगे, स्टडी करेंगे और उसकी मदद से फिर हमको जो है ये कुछ सवाल जो आपके निकल कर आते हैं कि इस मॉन्यूमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको बनाया क्यों गया था और इसके अंदर है क्या, इसको बनवाया किसने था, क्या मटेरियल इस्तेमाल किया गया, कहां से लेकर आए, किसने आर्किटेक्चर डिजाइन किया, इन सारे सवालों का जवाब तलाशेंगे। इन सारी चीजों में जो भी हमको नॉलेज मिलता है, टेक्स्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शन, सब में मिली इंफॉर्मेशन को मिलाकर हम लोग इसकी नॉलेज को इकट्ठा करेंगे और इसकी मदद से हम लोग इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इन सवालों के जवाब जब निकल कर आएंगे फिर उससे एक ही चीज होगी, हिंदुस्तान के इतिहास का एक और एस्पेक्ट, एक और पोर्टल खुल जाएगा जो हमको हमारे बीते हुए कल को समझने में या फिर उसकी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद कर। अब हम लोग बातचीत करेंगे द बैकग्राउंड सैक्रिफाइसेस इन डिबेट के बारे में। अगर आप 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में देखें, जिसको हम लोग मिड फर्स्ट मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, एक मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, तो मिड मिलेनियम की बात करेंगे तो हम लोग 500 सालों की बात कर रहे हैं, और मिड फर्स्ट मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट की बात कर लेते हैं या बिफोर कॉमन एरा की बात कर लेते हैं तो वो बनता है 500 बिफोर कॉमन एरा। तो अगर हम लोग मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी या फिर 500 बिफोर कॉमन एरा की बात कर लें तो इतिहास में ये जो 100 साल गए हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट या फिर माना जाता है, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर ये जो आपके 100 साल रहे हैं मिड फर्स्ट मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा के, इनको समझा जाता है। वजह ये थी कि इस टाइम पीरियड में या फिर इस पर्टिकुलर शताब्दी में दुनिया की अलग अलग सिविलाइजेशंस में, अलग अलग हिस्सों में आपको कई सारे थिंकर्स वगैरह जो हैं उनका इमरजेंस देखने के लिए मिलता है। ईरान की बात कर लें तो ज़ाराथुस्त्रा नाम के एक आपके थिंकर हुए थे जिन्होंने बकायदा आपका ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है उसकी स्थापना करी, जिसको आज हम जिनको मानने वालों को हम लोग आज की तारीख में पारसी बोलते हैं। इसी तरह से चाइना में कॉन्गजी करके थिंकर हुआ करते थे। अगर आप ग्रीस की बात कर लें तो यहाँ पे सुक्राट्स, प्लाटो और एरिस्टोटल हुआ करते थे। और इंडिया के एस्पेक्ट में बात कर लें तो यहाँ पर दो थिंकर्स हुए थे, एक का नाम था महावीर और दूसरे का नाम था गौतम बुद्धा। तो ये जो हैं ये पर्टिकुलर आपके थिंकर्स वगैरह आपको कब देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं 500 बिफोर कॉमन एरा की के आसपास की, जो 100 साल रहे हैं इसी में ये सब लोग आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो थिंकर्स वगैरह थे इन्होंने समझने की कोशिश करी है ह्यूमन बीइंग्स और कॉस्मिक ऑर्डर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी मिस्ट्रीज वगैरह को, एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रीज वगैरह को समझने की कोशिश करी है। यानी कि ईश्वर के साथ में मनुष्य के क्या रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश की है, ईश्वर की व्याख्या करने की कोशिश करी है। इसके बाद में जो है आपका समाज है, आपकी जो सृष्टि है, आपका जो ब्रह्मांड है, इसमें मनुष्य का क्या अस्तित्व है, आखिर बाकी सारे जानवरों में हम ही जो है इतना कैसे इवॉल्व कर गए कि हम लोग सोच सकते हैं और बाकी सारी चीजें, ये इस तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो आपकी दार्शनिक बातें हैं, इन सबको समझने की कोशिश जो है आपके अलग अलग सिविलाइजेशन में जो अलग अलग आपके थिंकर्स वगैरह हुए हैं। हमारे अगर एस्पेक्ट की बात कर लें तो भगवान महावीर हो गए और भगवान गौतम बुद्ध हो गए। इन लोगों के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने किस तरह से इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस वगैरह को तलाशा था और फिर उसके बाद में इनके क्या जवाब दिए। अब इसी टाइम पीरियड में जब ये लोग थे और जब ये इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वक्त में एक और चीज हो रही है, नई किंगडम्स वगैरह इवॉल्व हो रही हैं, नए शहर निकल कर आ रहे हैं और आपकी जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसमें आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली कहां पर, गंगा वैली में, गैंगेटिक एरिया में या गैंगेटिक वैली में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और उसी टाइम पीरियड में ये लोग इस तरीके के सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के आंसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो थिंकर्स वगैरह थे, स्पेसिफिकली मैं भगवान गौतम बुद्ध और महावीर की बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अब इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये जो सारे के सारे आपके डेवलपमेंट्स आ रहे थे और साथ ही साथ आपके जो इनकी दिमाग में एक इमोशनल चर्निंग चल रही थी ईश्वर को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर, इन सब चीजों को इन्होंने एक साथ समझने की कोशिश करी। इन डेवलपमेंट्स वगैरह को भी समझने की कोशिश करी, समाज का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनको भी समझने की कोशिश करी और अल्टीमेटली अपनी एक फिलॉसफी या फिर अपना एक विचार जो है आगे रखा, एक मत आगे रखा जिसको फिर लोगों ने अपनाया और बड़े पैमाने पर जो है फिर उसको अपनाया था। अब बुद्धिज्म की अगर बात कर लेते हैं तो उसके पहले काफी सारी तरीके के आपके ट्रेडिशंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, काफी सारी तरीके के बिलीफ सिस्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। किस तरीके की चीजों में?
थॉट्स के मामले में, यानी कि अलग अलग विचारों के मामले की बात कर लें, अलग अलग धार्मिक क्रियाकलापों की बात कर लें, अलग अलग प्रैक्टिसेस की बात कर लें, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स की बात कर लें, तो बुद्धिज्म के आने के पहले कई सारे ट्रेडिशंस ऐसे एग्जिस्ट करते थे जिनका थॉट, रिलीजन, बिलीफ, प्रैक्टिस सब एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट हुआ करता था। अब इसमें भी जो प्रीडोमिनेंटली या मोस्ट प्रोमिनेंटली पर्टिकुलर आपका ट्रेडिशन जिसको लोग फॉलो किया करते थे, मैं रिलीजन वर्ड का इस्तेमाल स्पेसिफिकली नहीं कर रहा हूं, ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, जो ट्रेडिशन को लोग फॉलो किया करते थे वो थे आपके अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस। और ये अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस वगैरह आपने डिराइव कहां से किए थे? ये अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस आपने डिराइव किए थे ऋग्वेद से। ऋग्वेद को कब लिखा गया था? लगभग 1500 बिफोर कॉमन एरा से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में आपने ऋग्वेद को लिखा था। और ऋग्वेद के से डिराइव कर जो ट्रेडिशंस वगैरह निकल कर आए, थॉट का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, जो भी चीजें वगैरह निकल कर आई, प्रीडोमिनेंटली लोग उनको फॉलो किया करते थे। कब की बात हो रही है? ये बुद्धिज्म आने के पहले या बौद्ध धर्म शुरू होने के पहले। अब ये जो ऋग्वेद है इसको 1500 बिफोर कॉमन एरा से 1000 कॉमन एरा के बीच में लिखा गया। इसमें आपको काफी सारे मंत्र वगैरह देखने को मिलते हैं, हाइम्स देखने को मिलती हैं, जो कई सारे देवताओं की जो है प्रेज में या प्रशंसा में लिखी गई हैं। स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो ऋग्वेद में आपको अग्नि, इंद्र और सोम, इनका जिक्र बार बार देखने को मिलता है और इनके प्रेज में जो है काफी सारी तरीके की हाइम्स वगैरह कही गई हैं, काफी सारी तरीके के मंत्र और आपके श्लोक वगैरह जो है लिखे गए हैं। तो इनमें से अब कई सारे जो हाइम्स वगैरह थे, इनमें से ऋग्वेद में लिखे हुए कई सारे जो मंत्र थे, इनका तब भी उच्चारण किया जाता था जब किसी तरीके का सैक्रिफाइस वगैरह परफॉर्म किया जा रहा है। इन सैक्रिफाइसेस वगैरह को जब परफॉर्म किया जाता था तब लोग बेसिकली जिन चीजों की डिमांड करते थे या जिन चीजों के बारे में प्रे करते थे वो क्या था? सबसे पहला तो उनका जो खुद का वेलबींग है उसके बारे में प्रे करते थे। दूसरा उनकी जो कैटल्स हैं या फिर उनके पास में जो भी आपका गाय वगैरह है और बाकी जो पशु वगैरह हैं उनकी वेलबींग के बारे में, अपने बेटों के बारे में, अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में और लॉन्ग लाइफ के बारे में, इन सारी चीजों के की जो है वो मांग करते हुए या इन सारी चीजों को मांगते हुए प्रार्थना किया करते थे जब सैक्रिफाइसेस वगैरह किए जा रहे हैं। और सैक्रिफाइस करते वक्त वो किन मंत्रों का उच्चारण करते थे? जनरली उन मंत्रों का उच्चारण करते थे जो ऋग्वेद में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां पर दो आपकी श्लोक वगैरह हैं, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ऋग्वेद से लिया गया है, एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि वो श्लोक वगैरह किस तरीके के हैं और जब सैक्रिफाइस वगैरह किया जा रहा है, जब किसी तरीके का दान दक्षिणा की जा रही है, किसी तरीके का धार्मिक क्रियाकलाप किया जा रहा है, तो किस तरीके के जो है श्लोक वगैरह बोले जाते थे। देखिए, ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सैक्रिफाइस ऑफ आवर्स टू द गॉड। हमारा ये जो आपका सैक्रिफाइस है ईश्वर तक लेकर जाओ। ओ वाइज वन एज अ लिबरल गिवर बिस्टो ऑन अस ओ प्रीस्ट अबेंडेंट फूड अग्नि ऑब्टेन्ड बाय सैक्रिफाइसिंग माइटी वेल्थ फॉर अस। तो यहां पर अग्नि से जो है बेसिकली ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई जो भी सैक्रिफाइस हम लोग कर रहे हैं ये ईश्वर तक लेकर जाओ, खुद भी इसको ले लो और ईश्वर तक लेकर जाओ। बदले में हम लोगों को क्या दो? बदले में हम लोगों को आप अच्छी का आपका क्या बोल सकते हैं, अच्छी मात्रा में खाना वगैरह दो या फिर हम लोगों को इतना अन्न दो कि हम लोग अपना काम चला सकें। इसी तरीके से दूसरा है प्रोक्योर ओ अग्नि फॉर एवर टू हिम हु प्रेज टू यू नरिशमेंट द वंडरफुल काउ मे अ सन बी आवर्स ऑफस्प्रिंग दैट कंटिन्यू आवर लाइन। कि हे अग्नि देवता, हर वो व्यक्ति जो तुम्हारी पूजा कर रहा है और तुम्हारे को दान दे रहा है या जो गिफ्ट वगैरह दे रहा है उसको तुम क्या दो? पहला तो नरिशमेंट दो और उसके बाद में एक बहुत अच्छी गाय वगैरह दो। इस साथ ही साथ उसको एक बेटा भी दो ताकि वो हमारी जो ये लाइन है इसे कंटिन्यू कर सके। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आ रही है कि सैक्रिफाइसेस वगैरह जब किए जाते थे तो किस तरीके की डिमांड्स वगैरह लोग बाग जो है अपने ईश्वर से करते थे या किन चीजों की जो है आपकी डिमांड वगैरह की जाती थी। तो वही बात यहां पे लिखी गई है कि सैक्रिफाइसेस वगैरह जब किए जाते थे तब लोग क्या मांगते थे? आपकी जो कैटल वगैरह हैं उनकी वेलबींग मांगते थे, खुद की लंबी जिंदगी और अच्छी गुड हेल्थ मांगते थे, आप बेटों की डिमांड किया करते थे, गाय वगैरह की डिमांड किया करते थे, इस तरीके की चीजें। और जनरली ये सैक्रिफाइस करते वक्त कौन से श्लोक वगैरह पढ़े जाते थे? ऋग्वेद के श्लोक पढ़े जाते थे। उसमें भी याद रखना है प्रोमिनेंटली अग्नि, इंद्र और सोम का जिक्र बार बार आता है। तो जब पूजा पाठ होती थी तो अग्नि हवन वगैरह किया जाता था, अग्नि में आपने स्वाहा करके जो भी चीजें डालनी है, तो अग्नि देवता को माना जाता था कि दूसरे देवताओं के साथ में आपको कनेक्ट करना है और जो भी दान दक्षिणा आप इसमें डालोगे तो वो जलती नहीं है मगर वो ईश्वर अपने साथ में ले जाता है और बाकी सारे ईश्वरों तक भी वो लेकर जाता है। तो बेसिकली एक कनेक्टिंग मीडियम माने जाते थे। और साथ ही साथ आप
जो भी डिमांड वगैरह करना है, जो भी प्रार्थना वगैरह करनी है वो आप करते थे। कुछ श्लोक वगैरह भी हम लोगों ने देखे हैं, इसमें हमको समझ में आया कि किस तरीके से आप ये प्रार्थना वगैरह किया करते थे। पहले ये होता था कि अगर आप इस तरीके के दान दक्षिणा और यज्ञ और हवन वगैरह कर रहे हो, सैक्रिफाइसेस वगैरह परफॉर्म कर रहे हो, तो पूरा का पूरा जो आपका कुनबा है, पूरा का पूरा जो कबीला है या पूरी की पूरी जो ट्राइब है, वो सब इकट्ठे जो है सैक्रिफाइस वगैरह किया करते थे। कलेक्टिवली इन सैक्रिफाइसेस को किया जाता था। वक्त के साथ में फिर 1000 बिफोर कॉमन एरा से 500 बिफोर कॉमन एरा का जो टाइम पीरियड है, इसकी बात कर रहा हूं। 1000 बिफोर कॉमन एरा के पहले की क्या कहानी चल रही है? जो भी सैक्रिफाइसेस वगैरह किए जा रहे हैं वो कलेक्टिवली परफॉर्म किए जा रहे हैं। पहली चीज, 1000 बिफोर कॉमन एरा से 500 बिफोर कॉमन एरा की बात कर लेते हैं, तो अभी अब यहां पर आपके जो कलेक्टिव आपके सैक्रिफाइसेस वगैरह जो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, मगर अब हाउस होल्ड आपके इंडिविजुअल सैक्रिफाइसेस वगैरह जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं। और कौन कर रहा है? डोमेस्टिक यूनिट्स के जो हेड हैं वो कर रहे हैं, यानी कि आपके जो गृहपति हैं वो भी अब आपके कलेक्टिवली आपके जो सैक्रिफाइसेस वगैरह हो रहे थे उसके अलावा अपने इंडिविजुअल सैक्रिफाइसेस करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि हर एक जो घर है या फिर हर एक जो परिवार है, अगर वो चाहे तो अपना खुद का भी सैक्रिफाइस कर सकता है, अपना खुद का भी जो है दान दक्षिणा और हवन वगैरह वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। तो इस तरीके से पहले आपको क्या देखने को मिलता है कि सैक्रिफाइसेस कलेक्टिवली परफॉर्म किए जा रहे हैं। उसके बाद में आपके जो डोमेस्टिक यूनिट्स वगैरह हैं या फिर आपके जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हैं, उनके जो हेड हैं, जिसको अपन लोगों ने देखा है पास्ट लेक्चर में गृहपति कहा जाता था, उन्होंने भी जो है अपने इंडिविजुअल सैक्रिफाइसेस वगैरह करना शुरू कर दिए। अब एक चीज और देखने को मिलती है, जो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस होते हैं, जो एलाबोरेट होते हैं, जिसमें बकायदा बहुत बड़े लेवल पर धार्मिक क्रियाकांड किया जाता है। जब आप इन एलाबोरेट सैक्रिफाइसेस को देखो, चाहे यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ हो गया या फिर अश्वमेध यज्ञ हो गया, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े आपके एलाबोरेट सैक्रिफाइसेस हैं, अश्वमेध का यज्ञ है, राजसूय यज्ञ हो गया और भी बाकी सारी चीजें हैं, इनको कौन परफॉर्म करता था? या तो आपकी चीफडम का चीफ परफॉर्म करता था या फिर आपकी किंगडम का किंग वगैरह जो है इनको परफॉर्म करता था। और मतलब उसके कहने पर ये किए जाते थे, मगर करवाया किसके द्वारा जाता था? ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाता था, जो पूरा का पूरा रिचुअल वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बड़े बड़े एलाबोरेट रिचुअल्स की बात कर लोगे तो उसको करवाने की जो स्थिति थी वो किसकी थी? राजाओं की या चीफ्स की। आपके जो किंग्स हो गए वो करवाते थे या फिर उनकी आज्ञा पे होता था, और करता कौन था? ब्राह्मण्स करते थे। ठीक है, सूया यज्ञ हो गया या फिर अश्वमेध यज्ञ हो गया, इन सबको करवाना जो है राजा की जिम्मेदारी हुआ करती थी। नॉर्मल हाउस होल्ड्स वगैरह ये सारे काम नहीं करवाया करता था। तो ये सारे जो हैं सैक्रिफाइस वगैरह के ट्रेडिशंस आपको एज सच देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है न्यू क्वेश्चंस। 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से एक चीज शुरू होती है और वो है उपनिषद जो हैं वो लिखे जाना शुरू होते हैं। ये हमको मतलब पता है, आपके लिटरली एविडेंस वगैरह हमारे पास हैं कि उपनिषद जो हैं वो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लिखे जाना शुरू हो गए थे। जब आप इन उपनिषदों को पढ़ते हैं तो इससे आपको एक बात पता चलती है कि इस वक्त में जो लोग थे, आप काफी सारे स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को लेके क्यूरियस हो गए थे, कई सारे तरीके के सवाल पूछने लगे थे। अब क्योंकि उपनिषद वगैरह जो है 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लिखे गए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से जो है लोग इन सवालों को ज्यादातर लेकर क्यूरियस हो गए थे। आम जनमानस में इस तरीके के सवालों को लेकर क्वेश्चन उठने लगे थे कि जिंदगी जो है इसका मतलब क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है। दूसरा ये कि आपकी मृत्यु के बाद में कोई दूसरी जिंदगी होती है कि नहीं होती है, आपका पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, और अगर आपका पुनर्जन्म हो रहा है तो फिर वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। इस तरीके के मेटाफिजिकल क्वेश्चंस वगैरह जो हैं लोगों के द्वारा पूछे जाने लगे थे। तो अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस जब लोग उठते थे तो फिर इनके ऊपर डिबेट भी खूब होती थी। लोग अपनी तरफ से अपने अपने तर्क देते थे, खूब जो है आपको हॉटली डिबेट्स इसके ऊपर देखने को मिलती हैं। सब अपनी अपनी तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स और सारी चीजें रख रहे हैं। अब इस टाइम पीरियड में फिर जो आपके थिंकर्स वगैरह हुए, चाहे भगवान बुद्ध की बात कर लें, महावीर की बात कर लें, या दूसरे भी जो थिंकर्स वगैरह हुए थे, वो बेसिकली कंसर्न थे इसी बात को लेकर कि वो अंडरस्टैंड कर रहे थे इन अल्टीमेट रियलिटीज के नेचर को और उसको फिर एक्सप्रेस कर रहे थे ताकि लोगों को समझ में आ सके। वो लोग आपके जो वैदिक ट्रेडिशंस वगैरह के बाहर थे, जो वैदिक ट्रेडिशंस को नहीं मानते थे, उन्होंने ये सवाल भी उठाना शुरू कर दिए थे कि क्या कोई अल्टीमेट सिंगल रियलिटी है भी कि नहीं है, कि क्या कोई ईश्वर है या नहीं है। ये चीज आपको आगे जाके फिर जैनिज्म में बड़े अच्छे से समझ में आती है, बुद्धिज्म में जो है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि वो लोग जो आपके वैदिक ट्रेडिशन के अंदर हैं वो अपनी तरफ से इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच रहे हैं चीजों को लेकर जो दार्शनिक तरीके से, वो अल्टीमेट रियलिटी के नेचर को समझकर अब इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आम जनमानस को समझ में आ जाए। थिंकर्स इस बात में लगे हुए हैं। वो लोग जिन्होंने वैदिक ट्रेडिशंस को मानने से मना कर दिया, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये ईश्वर होता भी है कि नहीं होता है, कि बिना मतलब में जो है आप लोगों को ऐसी बेवकूफ बना रहे हैं, इस तरीके की चीजें।
कुल मिला के ये है कि ये सारी चीजें हो रही थी, तो आपको एक बात समझ में आती है कि इमोशनल लेवल पर, आपके स्पिरिचुअल लेवल पर जो है बहुत बड़ी चर्निंग लोगों में देखने को मिल रही थी। लोगों के अंदर जो है बहुत काफी सारे तरीके के सवाल वगैरह जो आ रहे थे, तो इससे आप कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल मूवमेंट सोसाइटी में खड़ा हो रहा था। और साथ ही साथ लोगों ने जो है अब ये जो सेक्रीफाइशियल ट्रेडिशंस वगैरह थे, दान देना, दक्षिणा देना, हवन करना, इन सब के ऊपर भी जो है इनके सिग्निफिकेंस पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि इसका भी कोई मतलब बनता है कि नहीं बनता है। यहां से एक बात समझ में आती है कि हिंदुस्तान में जो ये डिबेट वगैरह की पूरी प्रथा है, ये कहां से पड़ना शुरू हुई थी। हर बात पर जो वाद विवाद इतना ज्यादा हम लोग करते हैं कि एक एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर 10-10 ओपिनियन है और 50 तरीके से डिबेट कर रहे हैं, इतने तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ जो होता है, ये जो सारी की सारी प्रथाएं जो पढ़ना शुरू हुई थी, उसके बीज अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। लोग बाकायदा सवाल उठा रहे थे और इस पर डिबेट डिस्कशंस हो रहे थे। आपके सैक्रिफाइस वगैरह जो किए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठेंगे। लोगों ने यहां तक कह दिया कि कोई ईश्वर है भी कि नहीं है, इस बारे में भी जो है हमें संशय की स्थिति है। तो इस लेवल तक जो है अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उससे समझ में आता है कि किस लेवल तक जो है डाइवर्सिटी ऑफ थॉट आपको देखने के लिए मिलता था। अब अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह की बात कर लें तो यहां से हमको यह पता चलता है कि अलग अलग जो सेक्ट्स थे, अलग अलग जो आपके संप्रदायों के मानने वाले लोग थे, इनके बीच में बहुत लाइवली डिबेट और डिस्कशंस हुआ करते थे इन सारे सवालों को लेके कि ईश्वर है नहीं है, क्या नहीं है, आप कैसे समझते हैं, आप क्या समझते हैं। इस बात को लेके बहुत ज्यादा तर्क वितर्क हुआ करते थे। इन्हीं टेक्स्ट वगैरह को पढ़ते वक्त हमको यह समझ में आता है कि लगभग 64 तरीके के आपके संप्रदाय या सेक्ट हुआ करते थे, या फिर 64 तरीके के आपके स्कूल ऑफ थॉट्स थे। यानी कि 64 तरीके के आप समाज, इस तरह से कह लें कि अलग अलग तरीके की थॉट प्रोसेस थी ईश्वर को लेके। कुछ ईश्वर को मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, कुछ हद तक मानते थे, कुछ हद तक नहीं मानते थे, किसी का तरीका अलग था, किसी का और तरीका अलग था। तो जो भी आपके डिफरेंसेस वगैरह थे उसका कुल मिला के अलग अलग वेरिएशंस को आप देखोगे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहते हैं कि ऐसे कुल मिला के 64 तरीके के अलग अलग सेक्ट्स या फिर स्कूल ऑफ थॉट्स आपके एग्जिस्ट करते थे, जिसमें ईश्वर की अपनी एक अलग धारणा थी, अपनी एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस था। अब ये अलग अलग सेक्ट के जो टीचर्स वगैरह थे, मानने वाले थे, ये एक से दूसरी जगह जाया करते थे और दूसरे जो आपके सेक्ट हैं उसके ले पर्संस हो गए या फिर उसके जो स्कॉलर्स हो गए, उनको वो अपनी बात जो है समझाने की कोशिश किया करते थे, अपनी जो फिलॉसफी वगैरह है उसकी वैलिडिटी समझाने की कोशिश किया करते थे, और इस दूसरा वाला उनको अपनी समझाने की कोशिश करता था। इस तरीके से जो था कि वो एक दूसरे को समझते थे, अपना जो दुनिया को समझने का तरीका था, अपना जो लाइफ को लेके या अपना वर्ल्ड व्यू जो था उसको वो लोग रखा करते थे, और बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया डिबेट्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलती हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको ये बात पता चलती है। तो इस तरीके से 64 अलग अलग तरीके के स्कूल ऑफ थॉट्स और उनके बीच में अलग अलग डिबेट डिस्कशन हो रही हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट का व्यक्ति एक से दूसरी जगह उठकर जा रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को समझा रहा है, दूसरों को पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ आपका चल रहा था। ये जो डिबेट्स वगैरह हुआ करती थी, इनके लिए बकायदा एक जगह भी जो है वो आपका फिक्स की गई थी। उस जगह का नाम था कुटाग्रहशाला। ये बेसिकली एक आपका हट हुआ करती थी जिसमें एक पॉइंटेड रूफ आपको देखने को मिलता था। इस तरीके से अगर आपके पास में एक खुली हुई झोपड़ी बनी है जिसका रूफ जो है वो पॉइंटेड है, तो उसका नाम क्या रखा गया है? ये सवाल बनता है एमसीक्यू में, इसलिए याद रखिएगा, कुटाग्रहशाला। कुटाग्रहशाला का काम क्या था? खास तौर पे इस तरीके की जो स्पिरिचुअल डिबेट्स हो रही हैं, अलग अलग आपके जो सेक्ट्स वगैरह के मानने वाले लोग हैं उनके बीच में, उसकी डिबेट के लिए पॉइंट वगैरह जो है रखा गया था। अगर किसी जगह पर आपकी कुटाग्रहशाला नहीं है तो वहां पर फिर जो आपके जोगी वगैरह हैं, आपके जो साधु संत हैं, उनके रुकने के लिए जो छोटी छोटी आपकी मेड़ बनी होती थी या छोटी छोटी आपकी जो हट्स वगैरह बनी होती थी, वहां पर भी जो है इस तरीके के डिबेट्स वगैरह करवाए जाते थे। मेंडिकेंट्स का मतलब क्या होता है? जोगी हो गए या साधु हो गए। किसी जगह से गुजरते वक्त अगर कोई जोगी या साधु कहीं पे रुक जाता था, उसके लिए छोटी छोटी आपकी हट्स वगैरह बनाई जाती थी। वहां पर भी इस तरीके की डिबेट्स होती थी, अगर कहीं पर कुटाग्रहशाला आपको देखने को नहीं मिलती थी। अब अगर कोई एक फिलोसफर जो है, किसी एक मत का जो फिलोसफर है, किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ का अगर फिलोसफर है, वो दूसरे बिलीफ के फिलोसफर्स को कन्विंस करने में कामयाब हो गया अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, तो फिर जिसको उसने कन्विंस किया है वो फिलोसफर और उसके सारे मानने वाले, जिसने कन्विंस कर लिया है या जो जीत गया है, उसके डिसाइपल बन जाते थे या फिर उसके फॉलोअर्स बन जाते थे। यानी कि फिर वो अपना जो थॉट प्रोसेस है वो गिव अप कर देते थे और जो व्यक्ति जीत गया है उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जांपल भी अभी हम लोग लेकर चलेंगे। क्या
एक फिलोसफर अपने थॉट प्रोसेस को लेकर आया और उसने दूसरे फिलोसफर से उसके थॉट प्रोसेस को लेकर अपना डिबेट और डिस्कशन वगैरह किया। अब जो फिलोसफर दूसरे फिलोसफर को कन्विंस करने में कामयाब हो गया अपने पर्टिकुलर फिलोसफी से या फिर अपने बिलीफ सिस्टम से, तो जो फिलोसफर कन्विंस हो गया, जो जीत गया है। हारने वाला क्या करेगा? हारने वाला अपने खुद भी और उसके जो सारे के सारे डिसाइपल और फॉलोअर हैं वो जीतने वाले फिलोसफर की फिलोसफी को फॉलो करने लगेंगे। इस तरीके से अपने को एक बात पता चलती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर आपकी जो बिलीफ सिस्टम है या थॉट प्रोसेस है उसके लिए आपका सपोर्ट वगैरह जो है ग्रो भी कर सकता था और श्रिंक भी कर सकता था एक टाइम पीरियड के ऊपर। यानी कि एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम इस तरीके से आपका बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा फैल भी सकता था और इसी तरीके से आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो श्रिंक होते होते खत्म भी हो सकता था। और ये चीज जो है आपको काफी ज्यादा देखने को मिली है। इसी कारण 64 तरीके के अलग अलग बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गए, वक्त के साथ में कम हो गए, फिर बढ़ गए। इस तरीके के जो प्रोसेस है आपका टाइम पीरियड में आपको देखने के लिए लगातार मिलती रही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य ने केरल से जो है अपनी शुरुआत करी थी और वो फिर अलग अलग जगहों पर रुक कर अलग अलग लोगों के साथ डिबेट और डिस्कशन करते चले गए और जिस जिसको उन्होंने फिर आपका शास्त्रार्थ में आपका पराजित किया वो सबके सब उनके फॉलोअर्स होते चले गए। इसमें एक बहुत कॉमन बहुत फेमस डिबेट मानी जाती है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्रा के बीच में। यह डिबेट हुई थी बनारस में और इसमें जो जज बनाया गया था वो मंडन मिश्रा की वाइफ को बनाया गया था। अब यह डिबेट कई दिनों तक, कई हफ्तों तक लगातार चलती रही। शंकराचार्य के अपने तर्क थे, मंडन मिश्रा के अपने तर्क थे, लगातार वो तर्क देते चले गए और सारा डिबेट जब खत्म हुआ और फाइनली जब उनकी वाइफ ने से पूछा गया कि कौन जो है विजेता है आपके हिसाब से, तब उन्होंने आदि शंकराचार्य को जो है विजेता घोषित किया था। और उसके बाद में फिर मंडन मिश्रा उनके फॉलोअर बन गए और फिर काफी सारी चीजें हैं, श्रृंगेरी मठ वगैरह में शायद उनको लाया गया था, कर्नाटक वगैरह में। काफी लंबी चौड़ी कहानी है, मगर ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अगर एक फिलोसफर दूसरे को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है या जीत जाता है शास्त्रार्थ में, तो फिर दूसरा फिलोसफर और उसके जितने फॉलोअर्स हैं वो जीतने वाले को फॉलो करने लगते। अब अगर हम लोग भगवान बुद्ध की बात कर लें और महावीर की बात कर लें तो इन्होंने जो है एक इंपॉर्टेंट काम अपने शास्त्रार्थों में और अपने डिबेट्स में जो किया था वो ये था कि इन्होंने वेदों की अथॉरिटी पे सवाल उठा दिए थे। वेदों को ये माना जाता था कि अल्टीमेट है, आप उनके ऊपर जो है सवाल नहीं कर सकते, जो उसमें है मतलब आपको मानना पड़ेगा। इस तरीके से जो है वेदों को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था। मगर भगवान बुद्ध ने जो काम किया या फिर भगवान महावीर ने जो काम किया वो यही था, उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वेदों की अथॉरिटी को ही जो है चैलेंज कर दिया। आपने उन्हीं के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखने को मिलता है। और यहां पर भी फिर वही बात आती है निकल कर कि वेदों की को जब चैलेंज किया तो ऐसा नहीं कि किसी ने फिजिकल तौर पे विरोध किया हो, शास्त्रार्थ हुए और खूब शास्त्रार्थ हुए, लोगों ने खूब डिबेट और डिस्कशन किए हैं। ये नहीं कि कोई किसी को मारने आ गया, इस तरीके की चीजें, ये कभी नहीं हुआ। मगर हां, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट वगैरह है उनके हिसाब से आप देखोगे, महावीर साहब के बारे में जो भी आपको पता चलता है सब आप देखोगे तो एक बात निकल कर आती है, इन लोगों ने बाकायदा वेदों की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। पूरा का पूरा समाज जिस चीज को मानकर चल रहा है आपने उठा के उसी की अथॉरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए और उस पर भी फिर आपने खूब डिबेट और डिस्कशन किए। तो इससे फिर वही बात समझ में आती है कि हिंदुस्तानी समाज हमेशा से डिबेट और डिस्कशन के ऊपर कितना एम्फेसिस वगैरह देता आया है। साथ ही साथ इन्होंने एक और बात के ऊपर एम्फेसिस दिया था। इनका कहना यह था कि आपका जो इंडिविजुअल एक्शन है वो मैटर करता है लिबरेशन वगैरह की जब बात होती है। जब दुनिया में आपके, जिसको हम लोग हिंदी में भवसागर बोलते हैं, आपको इससे तरना है दुनिया से, अगर आपको लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए आपको ट्रायल और ट्रिब्यूलेशंस वगैरह जो करने हैं, जो भी आप यहां पे कर्म कर रहे हो, जो भी आपको शोक मिल रहा है, जो भी आपकी परेशानियां आ रही हैं, किस तरह से आप डील कर रहे हो, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको लिबरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुल मिला के ये है कि एक व्यक्ति का जो मोक्ष है वो उसके हाथ में है, उसके कर्मों के हाथ में है। ये जिस तरीके के वो कर्म करेगा उसके बेसिस पर उसका जो है लिबरेशन वगैरह निकल कर आएगा। भवसागर से वो तरेगा, नहीं तरेगा, तरेगा तो किस एक्सटेंट तक तरेगा, अगला जन्म कैसा लेगा, क्या होगा, इस तरीके की सारी चीजें किस पर आके रुक जाती हैं? एज पर बुद्ध और एज पर महावीर, इंडिविजुअल एजेंसी, व्यक्ति खुद के जो कर्म कर रहा है, व्यक्ति से मेरा मतलब महिला पुरुष दोनों की मैं बात कर रहा हूं, इसके ऊपर आकर आपका इंडिविजुअल लिबरेशन रुक जाता है। आपकी एक्टिविटीज हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होगा आप लिबरेट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, या फिर किस एक्सटेंट तक हो रहे हो, जन्म लोगे, किस योनि में लोगे, इस तरीके की जो भी बातें वगैरह होती हैं ये सब आपके पर्टिकुलर एक्शंस पर डिपेंड करता है। अब ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी विचार था और इसलिए क्रांतिकारी विचार था क्योंकि वेदों में ये लिखा गया है, ब्राह्मणिकल पोजीशंस वगैरह ये कही गई है कि भाई आपका जो एग्जिस्टेंस है और आपका फिर आगे क्या होगा वो डिटरमाइन इस बात पर होगा कि आपका जन्म किस स्पेसिफिक कास्ट में हुआ है, किस वर्ण में हुआ है, और उस वर्ण के अकॉर्डिंग फिर आपने क्या प्रोफेशन अपनाया और उस प्रोफेशन में फिर आपके किस तरीके के कर्म वगैरह रहे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यह कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, जन्म जिस वर्ण में हुआ है और उस वर्ण
वर्ण के अकॉर्डिंग जो कर्म आपको करने पड़ रहा है, उस कर्म में फिर आप कितना इफेक्टिवली कर्म करते हो, उसके बेसिस पर आपका लिबरेशन होगा। ये बात ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जा रही है। भगवान बुद्ध ने क्या बोल दिया, डजंट मैटर कि आपने किस पर्टिकुलर वर्ण में जन्म लिया है, क्या हुआ है, आपने किस तरीके के वर्ण में जन्म लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद यहां पर आप क्या कर रहे हो, किस तरीके के कर्म कर रहे हो, वो मैटर करता है अगर आपको लिबरेशन वगैरह अटेन करना है। तो ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी विचार था। अगर आप 600 बिफोर कॉमन एरा या 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास बात करो, 2,500-3,000 साल पुरानी आप बात कर रहे हो, उस जमाने के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत जबरदस्त रिवॉल्यूशन जो था ये आपको देखने को मिलता है। और ये इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस हैं जिसमें आपने ये बोला है कि कहां जन्मे हो डजंट मैटर, क्या कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है, ये जो थॉट प्रोसेस थी इसने बुद्धिज्म को जो है एक मेजॉरिटी रिलीजन बना दिया था। और एक जमाना ऐसा आ गया था कि हिंदुस्तान की लगभग 65% या 60-62% जो पॉपुलेशन है वो आपकी बौद्ध हो गई थी। तो उसके पीछे इस तरीके के जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, जो इंफेसिस इन्होंने किया। एक तो वेदों की अथॉरिटी जो उस पर सवाल उठा दिया, दूसरा ये कि आपने ये बोल दिया कि आपका लिबरेशन आपके हाथ में है, इसके लिए आपका जन्म जिम्मेदार नहीं है। और ये जो थॉट था लोगों को जब इस तरीके का बिलीफ सिस्टम मिला तो इसने एकदम अमूल चमूल बदलाव जो है हिंदुस्तान के लोगों की थॉट प्रोसेस में या सोसाइटी में किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था। जो भी आपके भगवान बुद्ध से रिलेटेड या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको अलग अलग तरीके के टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, जो इतना सारा लिटरेचर लिखा गया है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था। तो भगवान बुद्ध ने अपने जो भी टीचिंग्स वगैरह दी थी वो सारी की सारी टीचिंग ओरली दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सवाल बनता है। भगवान बुद्ध ने जब तक अपनी टीचिंग्स वगैरह दी, जब तक उन्होंने प्रीच किया, जो भी उन्होंने धम्म वगैरह का पाठ पढ़ाया वो सारा का सारा ओरली पढ़ाया था। और किस तरीके से पढ़ाया था, डिस्कशंस और डिबेट के माध्यम से पढ़ाया था। कोई उनसे कुछ सवाल पूछता था और फिर उस सवाल को वो एलाबोरेट करते थे और डिस्कशन वगैरह होता था उस तरीके से। या फिर अगर कोई उनके पास में डिबेट करने के लिए आता था और फिर उसके बाद डिबेट वगैरह होती थी, और जिसको हम लोग हिंदी में शास्त्रार्थ बोलते हैं, शास्त्रार्थ वगैरह होता था। और उस तरीके से उन्होंने अपना जो भी धर्म का संदेश था वो दिया था, मगर पूरी चीजें जो है ओरली यानी सिर्फ बोलकर जो है उसको बोलकर बताया था। बाद में अब होता क्या था कि जब भगवान बुद्ध इस तरीके से अपने ओरली जो है जो भी धम्म वगैरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो भी बातें अपनी पढ़ा रहे हैं, बोलकर जो भी वो बता रहे हैं, ये सारे लेक्चर्स वगैरह को या ये सारे डिस्कोर्सेज वगैरह को लोग जो हैं अटेंड किया करते थे। जब इनको अटेंड कर कर लोग जाते थे तो फिर वो आपस में इनके बारे में खुद बातचीत किया करते थे। जो भी चीज वो सुनकर आ रहे थे उसके बारे में वो आपस में खुद बातचीत किया करते थे। जब तक भगवान बुद्ध जिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जब तक भगवान बुद्ध जिए तब तक उनके द्वारा कही गई किसी भी स्पीच को लिखा नहीं गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भगवान बुद्ध की लाइफ टाइम में उनकी किसी भी स्पीच को रिकॉर्ड नहीं किया गया। रिकॉर्ड से मेरा मतलब लिखा नहीं गया था, लिखकर आपका कटिबद्ध नहीं किया गया था। जब इनकी 4th से 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बीच में इनकी मृत्यु होती है, उसके बाद में एक काउंसिल बुलाई जाती है जिसको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बोला जाता है। इस काउंसिल में जो भी आपके सीनियर मॉन्क्स थे, जिनको आप एल्डर्स भी बोल सकते हो, उनकी काउंसिल बुलाई जाती है। कहां पर? एक जगह है वैशाली में, वहां पर, जो आज की तारीख में प्रेजेंट डे बिहार में पड़ती है। यहां पर ये जो पहली जैन काउंसिल, पहली आपकी जो बुद्धिस्ट काउंसिल बैठती है, ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में बैठकर इनकी जितनी भी टीचिंग्स वगैरह भगवान बुद्ध ने इतने सालों में दी थी, इन सारी टीचिंग्स वगैरह को कंपाइल किया जाता है। और ये जो कंपाइलेशंस हैं ये 3 किताबों के फॉर्म में निकल कर आते हैं, 3 बुद्धिस्ट टेक्स्ट के फॉर्म में निकल कर आते हैं, और इनको नाम दिया गया है त्रिपिटक या त्रिपिटकास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, त्रिपिटक या त्रिपिटकास। इनको कंपाइल किया गया, बाद में फिर ये जो सारा का सारा कंपाइलेशन है त्रिपिटक के फॉर्म में निकल कर आया। पहले ये त्रिपिटक जो है, ये जो सारा का सारा कंपाइलेशन है, इसको ओरली ट्रांसमिट किया गया, यानी कि एक से दूसरी जनरेशन को इनको ओरली ट्रांसमिट किया गया, और बाद में इनको क्लासिफाई कर फिर लिखा गया। इनको लिखकर आपका तैयार किया गया। सब्जेक्ट मैटर कितना है, कितना लेंथ में कौन सी चीज है, उसके बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन वगैरह किया, और उसके बेसिस पर आपने फिर त्रिपिटक वगैरह को लिखकर तैयार किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यहां से सवाल वगैरह बनते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी बातें कही वो सारा का सारा टीचिंग कैसे दी गई? ओरली दी गई। किस तरह से? डिस्कशंस वगैरह करके और डिबेट करके। लोग क्या करते थे? ये सारे डिबेट और डिस्कशंस को सुनने आते थे, सुनने के बाद में आपस में बातचीत करते थे, वो जो भी चीज सुनकर आ रहे हैं। जब तक भगवान बुद्ध जिए तब तक उनकी कोई भी स्पीच को लिखकर जो है प्रिजर्व नहीं किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद में एक वैशाली करके एक जगह है, वहां पर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। वैशाली कहां पर है आज की तारीख में? बिहार, जो आज का प्रेजेंट डे बिहार है, वहां पर आपको पहली बुद्धिस्ट काउंसिल देखने को मिलती है। उसमें जो आपके सीनियर मॉन्क्स वगैरह हैं वो सब लोग बैठकर भगवान की जो टीचिंग्स थी, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, उनको कंपाइल करते हैं। ये सारे के सारे कंपाइलेशंस क्या कहलाए बाद में जाके? त्रिपिटक। पहले इनको आपने क्लासिफाई करके ओरली ट्रांसमिट किया,
और उसके बाद में फिर इनको लिखा गया। किस बेसिस पर लिखा गया कि कौन सा आपका जो टेक्स्ट है या कौन सी टीचिंग कितनी बड़ी है और किस सब्जेक्ट मैटर में आती है, किस विषय के अंडर में आती है, इसके बेसिस पर आपने लिखकर 3 किताबें या 3 टेक्स्ट तैयार किए, जिनको आप क्या बोलते हैं, 3 पिटक या त्रिपिटक। इन 3 पिटकों का नाम क्या है? सबसे पहला पिटक है उसको विनय पिटक बोला जाता है, दूसरा पिटक इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इनके बारे में अब हम लोगों ने बातचीत करनी है। 3 पिटक हैं, तीनों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इनके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। विनय पिटक जो है, इसमें आपको मोनास्टिक ऑर्डर जो है, जो बौद्ध धर्म का संघ होता है, जिसमें फिर आपके भिक्खु होते हैं, भिक्खुनी होती हैं, और वो बौद्ध भिक्षु आपको देखने को मिलते हैं, वो सब लोग एक संघ का पार्ट होते हैं, एक बौद्ध संघ का पार्ट होते हैं। तो अगर आपका जो बौद्ध संघ है उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं, या फिर वो लोग जो बौद्ध संघ ज्वाइन करेंगे और भिक्खु बनेंगे या बौद्ध भिक्षु बनेंगे, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलती हैं? वो आपको देखने को मिलती हैं विनय पिटक में। इसके बाद आता है सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध की जो भी टीचिंग्स वगैरह हैं, जो भी उनके लेक्चर्स थे, जो भी डिबेट एंड डिस्कशन हुआ था, वो सारा का सारा सुत्त पिटक में जो है कंपाइल करके रखा गया है। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में आपको फिलोसफिकल मैटर्स वगैरह जो हैं उन सब के बारे में चीजें देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में यह है कि अगर कोई बौद्ध बनता है और बौद्ध या फिर कोई बौद्ध अगर बौद्ध भिक्षु बनता है तो उसको एक संघ ज्वाइन करना पड़ता है, जिसको हम लोग बुद्धिस्ट संघ बोलते हैं। आप बुद्धिस्ट संघ में जब आप ज्वाइन करते हो, बौद्ध भिक्षु बनकर ज्वाइन करो या फिर अगर आप महिला हो तो भिक्खुनी बनकर ज्वाइन करो, आपके फिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, आप किन चीजों को मानोगे, क्या आपके डूज एंड क्या डोंट्स हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको विनय पिटक में देखने के लिए मिलते हैं। बुद्धिस्ट का जो भी मोनास्टिक ऑर्डर चलता है, मॉन्क्स वगैरह किस तरीके से क्या रहते हैं, वो सारी कहानी इसमें लिखी हुई है। दूसरा आपका सुत्त पिटक आ जाता है। तो भगवान बुद्ध ने जितनी भी टीचिंग्स वगैरह दी थी सबको किसमें कंपाइल किया गया है? सुत्त पिटक में। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा आपका जो है पिटक आपको देखने को मिलता है। तीसरा आ जाता है अभिधम्म पिटक। तो इसमें फिलोसफिकल मैटर की ईश्वर है नहीं है, वेदों की अथॉरिटी क्यों नहीं मानना, पुनर्जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, कर्मों का क्या है क्या नहीं है, सारी बातें जो इस तरीके की फिलोसफिकल मैटर जो भी हैं, जो सवाल लोगों ने पूछना शुरू कर दिए थे 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास, जिसका जिक्र अपने को फिर उपनिषद वगैरह में देखने के लिए मिलता है, उन सारे सवालों के जवाब जो बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं वो आपको अभिधम्म पिटक में देखने के लिए मिलते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब हर एक जो पिटक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ उसमें एक कहानी लिख दी और खत्म कर दी बात। हर एक पिटक में आपको इंडिविजुअल नंबर ऑफ टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि एक आपने पिटक है तो उस पिटक में आपको, जैसे एक किताब में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उस तरीके से आपको इंडिविजुअल टेक्स्ट वगैरह जो हैं देखने को मिलते हैं। बाद में इन पिटक वगैरह को पढ़कर लोगों ने फिर अपने भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू बनाए इनके बारे में। तो जो दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने फिर जितना इनका अध्ययन किया, जितना इनको समझा, उसके बेसिस पर उन्होंने इनके बारे में और ज्यादा जो है कॉमेंट्रीज वगैरह लिखी, और इस तरीके से आपको जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो और ज्यादा आपका बढ़ता चला गया। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे गीता एक ही किताब है, उसमें 18 अध्याय हैं, और भगवान कृष्ण ने किस तरीके से अर्जुन को फिर सारा गीता का ज्ञान दिया वो है। अब इसके ऊपर जिन जिन लोगों ने गीता पढ़ी, जिन लोगों ने उसका अच्छे से अध्ययन किया, सबने अपने अपने तरह से गीता के कई सारे व्याख्यान किए, कई सारे जो है एक्सप्लेनेशंस वगैरह देने की कोशिशें करी। किसी ने गीता रहस्य लिख दी, किसी ने गीता के किसी एक चैप्टर को लेकर पूरी की पूरी एक किताब लिख दी, किसी ने 2 चैप्टर को लिख के, किसी ने एक पर्टिकुलर फिलॉसफी को पकड़ के। तो इस तरीके से गीता की किताब तो एक ही रही, मगर उसके ऊपर जो अलग अलग चीजें लिखी गई वो दूसरे लोगों ने उस किताब को जिस तरीके से समझा था उस पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। इसको बोला जाता है कमेंट्री। तो वो जितनी भी किताबें लिखी गई वो क्या कहलाएंगी? वो गीता के ऊपर की गई कमेंट्रीज कहलाएंगी। इसी तरह से त्रिपिटक को पढ़कर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स या फिर जो भी अगर जिन लोगों ने पढ़ा इनको, उनका अगर कोई एक व्यू बनता है, उनका त्रिपिटक किसी भी एक पिटक को पढ़ के या तीनों पिटक को पढ़ के एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू बना, उसके ऊपर उसने अपनी एक किताब लिख दी या फिर उसने अपना एक नजरिया या पॉइंट ऑफ व्यू लिख दिया, तो वो कहलाती है कमेंट्री। तो इस तरीके से 50 कमेंट्रीज आपको बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की तीनों पिटक के ऊपर देखने को मिलती हैं, और ये सारी कमेंट्रीज वगैरह भी जो है फिर आपका लोगों ने पढ़ाई, इनको भी जो है प्रचार प्रसार किया गया। तो इस तरीके से आपका जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो और ज्यादा आपका रिच होता चला गया और ज्यादा जो है फैलता चला गया।
बाद में जब बुद्धिज्म हिंदुस्तान से उठ के अलग अलग जगहों पर गया, श्रीलंका पहुंचा, नॉर्थ ईस्ट एशिया गया, सेंट्रल एशिया में आपका कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये सारी जगहों से होता हुआ अलग अलग जगहों पे पहुंचा, तो वहां पर अब जो नए रीजन्स में आप पहुंचे तो वहां पर लोगों ने बुद्धिज्म को समझा और भी आपके बुद्धिज्म ने वहां के कल्चर को अडॉप्ट किया, वहां के लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, तो उसके बाद फिर वहां पर और भी सारे जो है अलग अलग तरीके के टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा ये कहानी कहां पर हो रही है, ये इंडिया में नहीं हो रही है। जब आपका बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से ट्रैवल कर कर अलग अलग जगह गया, पहले सेंट्रल एशिया पहुंचा, सेंट्रल एशिया से चाइना गया, चाइना से जापान पहुंचा और इस तरीके से आपका ऊपर के इलाकों में फैल गया। इसके बाद आप नीचे की बात कर लोगे तो पहले श्रीलंका पहुंचा, भगवान आपके जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सम्राट अशोक के ने अपने बच्चों को भेजा, संघमित्रा और उनके बेटे ने फिर वहां पर जाके आपका बौद्ध धर्म का प्रचार किया। श्रीलंका से फिर ये आपका थाईलैंड चला गया, थाईलैंड से कंबोडिया चला गया, इंडोनेशिया चला गया, आपका सारा का सारा जो म्यांमार चला गया और साउथ ईस्ट एशिया। इस तरीके से जो है आपका पूरा बौद्ध धर्म अलग अलग जगहों पर फैला। अब जिन जगहों पर बौद्ध धर्म गया वहां पर लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म ने वहां की काफी सारी चीजों को अपनाया, इस तरीके से कल्चरल इंटीग्रेशन हुआ। तो वहां पर फिर जो है काफी सारी किताबें लिखी गई हैं और ये इस तरीके से वो जो टेक्स्ट वगैरह वहां पर लिखा गया वो भी जो है बुद्धिज्म का पार्ट बनता चला गया और उसने जो है इनके लिटरेचर को और ज्यादा रिच किया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, दीपावमसा जो है ये एक किताब लिखी गई, या महावंशा जो है ये एक किताब लिखी गई। दीपावमसा की आप बात कर लोगे तो, या फिर महावंशा की बात कर लोगे, या इस तरीके की और भी जो किताबें लिखी गई, तो जिस क्षेत्र में बुद्धिज्म गया है वहां पर फिर बौद्ध धर्म की शुरुआत और उसके बाद में उसकी जो रीजनल हिस्ट्री है उसकी बातचीत की गई है। जैसे दीपावमसा और महावंशा जो हैं, इसमें आपको श्रीलंका में बुद्धिज्म कैसे आया और फिर इसकी क्या आपकी कहानी रही उसके बारे में आपको देखने को मिलता है। अब कई सारी जो ये जो टेक्स्ट वगैरह लिखे गए इसमें आपको भगवान बुद्ध की बायोग्राफीज भी देखने को मिलती हैं और यहां से भी भगवान बुद्ध की जो है आपकी जो लाइफ है उसको क्रिएट करने में हिस्टोरियंस को काफी ज्यादा मदद मिलती है। याद रखिएगा दीपावमसा और महावंशा क्या है, श्रीलंका में जब बुद्धिज्म गया तो फिर वहां पर उसकी क्या हिस्ट्री रही और किस तरीके से उसका प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में लिखे गए कुछ टेक्स्ट वगैरह हैं। और इस तरीके के टेक्स्ट में कई बार आपको अलग अलग जगहों पर जो रीजनल हिस्ट्रीज होती हैं बुद्धिज्म की, जो खास तौर पे रीजनल हिस्ट्रीज होती हैं उनका जिक्र आपको कई बार आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की बायोग्राफीज वगैरह आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, भगवान बुद्ध के ऊपर या बुद्धिज्म के ऊपर जितना भी लिटरेचर आपको देखने को मिलता है, जितने भी टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं, सबसे पुराना लिटरेचर पाली भाषा में लिखा गया, प्राकृत में नहीं लिखा गया, संस्कृत में नहीं लिखा गया। सबसे पुराना लिटरेचर किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। और बाद में फिर जो लेटर कंपाइलेशंस वगैरह आए हैं तो उसमें फिर संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। बाद के लेटर कंपाइलेशंस वगैरह में आपको संस्कृत एज सच देखने के लिए मिलती है, शुरुआत में नहीं, बाद के जो लेटर कंपाइलेशंस हैं उसमें। अच्छा जी, अब जब बुद्धिज्म आपका ईस्ट एशिया में फैला, चाइना में गया, जापान में गया और आपके जो सेंट्रल एशिया वगैरह के इलाकों में फैला, बुद्धिज्म वगैरह जब वहां पे पहुंचा तो फिर वहां से आपके जो पिलग्रिम्स थे, जो आपके श्रद्धालु वगैरह थे, जिसमें खास तौर पे फाजियान हो गए, ह्यूनजैंग हो गए, इन लोगों ने चाइना से फिर जो है ये लोग इंडिया ट्रैवल कर कर आए। क्यों? ताकि ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह हैं इनको फिर लेकर जा सके और वहां पर फिर इनकी मदद से बुद्धिज्म का और ज्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके। तो बुद्धिज्म जब फैलता चला गया वहां पर सेंट्रल एशिया, चाइना, तो वहां से लोग आए, इसमें खास तौर पे इन दो लोगों का नाम है। ये सारे टेक्स्ट वगैरह को इंडिया से फिर लेकर गए और वहां पर फिर इन्होंने इन सारे टेक्स्ट वगैरह का अपनी जो भाषा है उसमें ट्रांसलेशन कराया। ऐसा नहीं होता था जैसे आज की तारीख में कि आप आए, आपने टेक्स्ट लिए और आप वापस चले गए। ये लोग आते थे, सालों यहां पर रहते थे, यहां पर रह के संस्कृत सीखी है, पाली भाषा सीखी है, प्राकृत पढ़ी है, कस्टम समझे हैं, भगवान बुद्ध जहां जहां पैदा हुए, जहां गए, जहां उनको निर्वाण हुआ, जहां पे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारी चीजें उन्होंने देखी, सब कर करा के सालों हिंदुस्तान में रहने के बाद में फिर वो अपने साथ में सारा का सारा टेक्स्ट लेकर अपने अपने देश जाते थे और वहां पर फिर इनका कंपाइलेशन, ट्रांसलेशन वगैरह अपनी भाषाओं में किया जाता था। साथ ही साथ आपके जो इंडियन स्कॉलर्स वगैरह थे वो भी अपने साथ में इन किताबों को लेकर अलग अलग जितना दूर हो सकता था वहां पर ट्रैवल किए हैं और भगवान बुद्ध की जो इन टीचिंग्स वगैरह को अपने साथ में अलग अलग जगहों पर लेकर वो गए हैं। अब ये जो सारा टेक्स्ट है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर गया हो, ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है ये कई सारे देशों में आपको कई सारी मोनेस्ट्रीज वगैरह में प्रिजर्व फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। इसकी पांडुलिपियां बनाई गई, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह बनाई गई और उसके बाद में कई सारे देशों में जहां जहां बुद्धिज्म गया, जहां जहां फैला, इसका प्रचार प्रसार हुआ, वहां पे कई सारी मोनेस्ट्रीज बनाई गई। मोनेस्ट्रीज वगैरह में इनकी पांडुलिपियां बनाकर बुद्धिस्ट का जो टेक्स्ट है सेंट्रल एशिया में, आपका इंडिया में, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया
इंडोनेशिया में, चाइना में, जापान में, भूटान में, श्रीलंका में, अलग अलग जगहों पर फिर इसको प्रिजर्व कर रखा गया। और आज जो जैन लिटरेचर हो गया, या फिर अगर आप हिंदू लिटरेचर की बात कर लें, इसके कंपैरिजन में आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग जगहों पर प्रिजर्व देखने को मिलता है। अलग अलग देशों में बहुत बड़ी मात्रा में आपको रिच अमाउंट में जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर देखने को मिलता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ये मोनेस्ट्रीज जो अलग अलग देशों में बनी, और जहां पर फिर इनकी पांडुलिपियां बना बना के ट्रांसलेशंस अपनी अपनी भाषाओं में कर सारा का सारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है प्रिजर्व कर रखा गया। जैसे ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसको बकायदा जो है प्रिजर्व कर पांडुलिपि बनाकर, मैन्युस्क्रिप्ट बनाकर प्रिजर्व कर रखा गया। ये देखिए, चाइना में जो आपको पांडुलिपियां बनाई गई, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, वो देखने के लिए मिल रही हैं इस तरीके से। चाइनीज मोनेस्ट्री एक है बुद्धिस्ट, वहां पर फिर ये इस तरीके से ये जो है इसको प्रिजर्व कर रखा गया है। इसी तरीके से ये एक और जो है आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलती है। अब ये सारे के सारे जो हैं ताड़पत्र पे लिखे गए हैं। ये जो चीनी वाला है इसको पेपर पे लिखा गया क्योंकि इन लोगों ने पेपर की डिस्कवरी कर ली थी, बाकी जगहों पे पेपर अभी तक आया नहीं था, तो बाकी जगहों पर ये ताड़पत्रों पर लिख लिख कर इस तरीके से प्रिजर्व कर रखा जा रहा है। ये भगवान बुद्ध बने हुए हैं और उनकी टीचिंग्स वगैरह जो है अपनी भाषा में लिखी गई है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जो है आपको जगहों पर ये सारी की सारी आपके जितनी भी पांडुलिपियां हैं ये सब देखने को मिलती हैं। और क्योंकि ये सब प्रिजर्व हो गई तो इस चक्कर में आपका तो जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को जो लिटरेचर है वो प्रिजर्व हो गया, और इसीलिए इसका इतना ज्यादा रिच लिटरेचर आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बातचीत करेंगे जैनिज्म के बारे में, और जैनिज्म की जो फिलॉसफीज रही हैं, जैन फिलॉसफी जो रही हैं, उसका इंडियन सोसाइटी पर कितना असर पड़ा है उसके बारे में। तो जिस तरीके से बुद्धिज्म में इंडियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, उसी तरीके से जैनिज्म ने भी इंडियन सोसाइटी के ऊपर अपना एक इम्पैक्ट या फिर अपना एक मार्क छोड़ा है। थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जैन्स की जो बेसिक फिलॉसफी है वो नॉर्थ इंडिया में महावीर साहब जब पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, उसके पहले से एग्जिस्ट करती थी। नॉर्थ इंडिया में जो जैन फिलॉसफी है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे, वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। महावीर जो वर्धमान थे उनके बर्थ के पहले, जो बाद में फिर महावीर कहलाए। अब 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में इनका बर्थ होता है, और बाद में फिर इनका जो नाम है वो महावीर हो जाता है। जैन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो महावीर के पहले 23 और टीचर्स आए थे, जिनको बोला जाता है तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स का मतलब होता है वो टीचर या फिर वो गुरु जो आपको ये जो रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसको हम लोग कई बार हिंदी में भवसागर बोलते हैं, उसके पार लेकर जाएगा और उसको कैसे पार करना है उसको लेके वो गाइड करेगा। तो जैन फिलॉसफी पढ़ने के पहले अपने को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो वर्धमान महावीर थे उनको जैन धर्म का कई लोग संस्थापक भी मानते हैं, मगर कई लोग जो है जैन धर्म का संस्थापक नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि जैन की जो बेसिक फिलॉसफी थी वो नॉर्थ इंडिया में पहले से एग्जिस्ट करती थी। वर्धमान जो महावीर हैं उनके जन्म के पहले, इनके पहले 23 आपके टीचर्स आए थे जिनका को तीर्थंकर्स बोला जाता था। फिर आपके वर्धमान साहब का जन्म होता है आपका 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में, और बाद में फिर वो महावीर कहलाते हैं, या फिर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या? वो गुरु या फिर वो टीचर जो आपको भवसागर के पार लेकर जाता है या फिर आपको रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस पार करवाता है। चलें आगे बात करते हैं। तो जैनिज्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, पूरी की पूरी जैन फिलॉसफी में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है वो यह है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है एनिमेटेड है। इसका मतलब हर एक चीज में जीव है, हर एक चीज में आत्मा है। किसी में वो सेंसेशन ज्यादा है, उस आत्मा का जो है ज्यादा आपको सेंसेशन देखने के लिए मिलता है, किसी में एनिमेशन ज्यादा है, किसी में एनिमेशन कम है, मगर हर चीज में जीव है। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो प्राणी हो, मगर हर चीज में आपका जो है जीव एग्जिस्ट करता है। चाहे आपके पत्थर हो, चाहे आपके पहाड़ हो, चाहे पानी हो, चाहे आपके मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, हर चीज में जीव होता है। हर चीज जो है एनिमेटेड है। और क्योंकि अब हर चीज एनिमेटेड है तो किसी को भी जो है अपनी तरफ से चोट नहीं पहुंचानी है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। तो नॉन इंजुरी जो है लिविंग बीइंग्स को, स्पेशली मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, आपके प्लांट्स वगैरह हो गए, आपके जो कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारी चीजें जो हैं, इनमें से किसी को भी आपको अपनी तरफ से तकलीफ नहीं देनी है, किसी को भी आपने इंजुरी नहीं पहुंचानी है। ये जो एक पर्टिकुलर भाव है अहिंसा का, ये पूरी की पूरी जैन फिलॉसफी का सबसे सेंट्रल आइडिया है। तो यहां से अपने को एक बात याद रखनी है, जैन फिलॉसफी किन बातों में बिलीव करती है। एक तो ये मानती है दुनिया में हर चीज में जीव होता है, चाहे वो आपका पत्थर, पहाड़,
पेड़ पौधे कुछ भी हो, चाहे आपके जीवित जानवर जो जानवर हो गए या मनुष्य हो गए, सब में सबकी बात कर लेते हैं, दुनिया में हर चीज में जीव होता है। अब इसमें भी आपको किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, चोट नहीं पहुंचानी है। स्पेसिफिकली ध्यान क्या रखना है, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, इनमें से किसी को भी जो है आपको हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ में भी इनमें से किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है। ये एक बहुत सेंट्रल आइडिया है जो जैन फिलॉसफी को गाइड करता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अहिंसा बोलते हैं। कि इनफैक्ट जो एक आपका जो श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, ये यहीं से जो है इंस्पायर हुआ है कि कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं करनी है। हर एक में जीव होता है, उस जीव को आपको अपनी तरफ से चोट नहीं पहुंचानी है, तकलीफ नहीं देनी है। तो ये जो अहिंसा के ऊपर इतना ज्यादा जो एम्फेसिस किया गया है, जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा के ऊपर इतना ज्यादा जो एम्फेसिस जैनिज्म में किया गया है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैन लोग इस बात को मानते हैं, जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वही मानते हैं। पूरे के पूरे भारतीय समाज पर अहिंसा परमो धर्म, या फिर ये जो अहिंसा नहीं करना है, जो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा है, इसका बहुत गहरा प्रभाव आपको इंडियन थिंकिंग पर आज तक देखने के लिए मिलता है। आप नॉर्मल भाषा में भी जो अहिंसा परमो धर्म ऐसे ही कह देते हो, ये एवं ही नहीं आ गया। ये कई सारा जो है आपकी जनरेशन में जो ये पर्टिकुलर चीज ड्रिल की गई है, कई सारी जनरेशंस में जो इस चीज को फॉलो किया गया है, उसके नतीजे में ये जो है परिणाम आपका निकल कर आ रहा है। और यहां से एक बात समझ में आती है कि जैन फिलॉसफी का भी उतना ही बराबर का प्रभाव हिंदुस्तान के समाज पर आपको देखने के लिए मिलता है जितना बुद्धिज्म का पड़ा था। जैन टीचिंग के अनुसार अगर आप चलोगे तो आपकी जो साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ है, जो बार बार आपका जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र चलता है, ये आपके कर्म के बेसिस पर निर्भर होता है। जिस तरीके के आप कर्म करोगे उस बेसिस पर फिर आपका जो है जन्म होगा। और इस तरीके से अगर आपके कर्म जो है बढ़ते चले गए, अच्छे कर्म करते चले गए, तो आपके जन्म अच्छे होंगे, और अगर आपके कर्म खराब हुए तो फिर आपके जन्म अच्छे नहीं होंगे। अब अगर आप ये चाहते हो कि आप ये जो साइकिल है कर्म की और जन्म की और पुनर्जन्म की, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो इसके लिए दो चीजें आपको करना पड़ेंगी। पहला एस्केटिज्म और दूसरा है पेनेंस। एस्केटिज्म का मतलब यह है कि आपको हर चीज को त्यागना होगा। आपकी जितनी भी चीजें हैं, मटेरियल चीजें हैं, जो सारा आपका मोह माया है, उस सबको आपको त्यागना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पेनेंस, यानी कि आपको कठोर तपस्या वगैरह करनी पड़ेगी। तो क्योंकि आपने हर चीज का त्याग करना है और उसके बाद आपको तप करना है, और ध्यान प्राणायाम जो भी सारी चीजें आ जाती हैं उसमें वो सब करना है, ताकि आप अपने आप को कर्म के इस चक्र से और जन्म पुनर्जन्म के इस बंधन से आजाद कर सको। ये जैन फिलॉसफी की एक टीचिंग है। तो अब अगर आप ये अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको पूरे संन्यास लेना पड़ेगा, आपको वर्ल्ड को रिनाउंस करना पड़ेगा। यहां से फिर आपका जो मोनास्टिक ऑर्डर है, यहां से फिर जैसे बौद्धों का संघ होता है जिसमें आपके मुनि होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उसी तरह से जैनों के भी आपके संघ होते हैं जिसमें आपको जैन मुनि देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहां से जब आपने ये देख लिया कि आपको अगर ये कर्म, आप जो कर्म की साइकिल है उससे अगर पार पाना है, तोड़ना है, तो आपने दुनिया को रिनाउंस करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, और उसके बाद में आपने तपस्या करना पड़ेगी। अब ये करना है, वर्ल्ड का रिनाउंसिएशन वगैरह करना है, तो इसका मतलब आपको फिर एक मोनास्टिक ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो यहां से फिर जो है आपको ये पता चलता है कि जैन जो है उनमें भी आपके मुनि होते हैं, मोनास्टिक ऑर्डर होता है। और एक और बात जो समझ में आती है कि अगर आप चाहते हैं कि सैल्वेशन मिले, अगर आप चाहते हैं कि मुक्ति मिले, तो उसके लिए मोनास्टिक एग्जिस्टेंस जो है जैन फिलॉसफी के अनुसार आपका कंपलसरी हो जाता है। आपको लेना ही पड़ेगा संन्यास वगैरह, और उसके बाद में उस पथ पर चलना ही पड़ेगा अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये जन्म मृत्यु के बंधन से फाइनली आजाद हो जाएं। तो जैन मुनि हो या फिर आपकी जो महिलाएं हैं जो फिर जैन मुनि बनती हैं, कोई भी हो, चाहे महिला या पुरुष हो, जब वो मोनास्टिक ऑर्डर में जाते हैं, जब वो संन्यास लेते हैं और जैन मुनि बनते हैं, तब वो बेसिकली 5 जो है प्रतिज्ञाएं उठाते हैं, या फिर जो 5 वचन देते हैं जिनका उन्हें पालन करना है। किसी भी हालत में आपने किलिंग नहीं करनी है, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, आपने किसी की हत्या या वध नहीं करना है। टू एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, आपको किसी भी हालत में चोरी नहीं करनी है। टू एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, आपने झूठ नहीं बोलना है। टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और उसके बाद में किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह आपने नहीं बनानी है, सब कुछ त्याग देना है। मतलब जैन इस लिमिट तक त्याग की भावना को लेकर चलते हैं कि अपने सारे वस्त्र तक जो आप त्याग देते हैं, दिगंबर और पैगंबर का जो दिगंबर का और आपका जो श्वेतांबर का कंसेप्ट है, उसमें जो आपने अपने वस्त्र तक त्याग दिए हैं, तो उस एक्सट्रीम लिमिट तक आप जा रहे हो। ये बेसिकली जो त्याग की भावना है उसको बताने का पॉइंट है कि आपने एक्सट्रीम तक जो है सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया। तो किसी भी हालत में आपने प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, और किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी है, हत्या नहीं करनी। अब ये वो वैसे तो जैन इन जनरल इसको फॉलो करते हैं, मगर अगर आप इन पर्टिकुलर इसको फॉलो करते हैं, मगर आप जनरल बात भी कर लोगे, तो ये ऐसी बातें हैं, ऐसा प्रिंसिपल्स हैं जो कोई भी फॉलो करेगा तो एक अच्छा इंसान बनेगा ही बनेगा। उसमें आपको बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक वजह है, ये जो आपके इस
तरीके की चीजें जो जैन मुनियों के कंडक्ट से समाज ने देखी, समझ में आई और थोड़ा बहुत ही सही उन्होंने अपनाया अपने अपने हिसाब से, उसके कारण हिंदुस्तानी समाज पर जैनिज्म एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जो है वो छोड़ता हुआ दिखता है। और आज भी जैन मुनियों को उसी तरीके से रिवर किया जाता है, उसी तरह से उनकी श्रद्धा की जाती है जिस तरह से आपके दूसरे ऑर्डर्स वगैरह के या दूसरे जो आपके धर्म वगैरह हैं, स्पेसिफिकली सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि हैं उनकी की जाती है। तो जिस तरीके से आपके भगवान बुद्ध की टीचिंग्स वगैरह को इनके फॉलोअर्स ने कंपाइल किया था, भगवान बुद्ध ने जब तक रहे तब तक अपने जो भी चीजें वगैरह उन्होंने प्रोपेगेट करी, जो भी बातें उन्होंने करी, जो भी प्रचार प्रसार किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड नहीं किया गया था, वो ओरल था। उनकी मृत्यु के बाद में उनके फॉलोअर्स वगैरह ने उसको बकायदा कटिबद्ध किया, क्रमबद्ध किया और उसको प्रिजर्व कर रखा। उसी तरह से महावीर जो थे उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको भी उनके डिसाइपल्स ने, उनके फॉलोअर्स ने प्रिजर्व कर रखा गया था। यहां एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि महावीर साहब ने जो बातें बताई हैं, जो टीचिंग्स वगैरह दी हैं, वो जनरली आपको कहानियों के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। कहानियों के फॉर्म में इसलिए देखने को मिलती हैं ताकि आपके जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, आपके जो सामान्य जो जनमानस के लोग हैं, वो इनको अच्छे से समझ सकें और ज्यादा बेटर तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग कर उनको अपने जीवन में ला सकें। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है जो बाकियों से थोड़ा सा अलग करती है कि यहां पर जितनी भी टीचिंग्स वगैरह दी गई हैं जनरली आपको वो कहानियों के फॉर्म में देखने को मिलती हैं और उन कहानियों की मदद से फिर आप ज्यादा बेटर तरीके से जो है समझ सको, इसलिए कहानियों के फॉर्म में इन चीजों को डाला गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैनिज्म जो है ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे इंडिया के काफी सारे हिस्सों में फैलता चला गया। जिस तरीके से आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं उन्होंने अपने लिटरेचर को कई सारी भाषाओं में लिखा, उसी तरह से आपको जो जैन लिटरेचर है ये भी आपको काफी सारी भाषाओं में देखने के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा मात्रा में जैन लिटरेचर को प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में काफी सारी भाषाओं में जो है लिखकर रखा गया। कर्नाटक में आज भी जो है आपको काफी मात्रा में जो है जैन लिटरेचर कन्नड़ भाषा में प्रिजर्व देखने को मिलता है। इसके अलावा प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में, लगभग हर तरीके की भाषाओं में आपको ये देखने के लिए मिलता है। यहां पर भी अब जो जैन टेंपल्स वगैरह होते हैं, जो आपके जैन मंदिर होते हैं या फिर जो जैन श्राइन्स वगैरह होती हैं, उसके साथ में जनरली आपको इस तरीके के ग्रह वगैरह या लाइब्रेरीज वगैरह अटैच देखने को मिलती हैं जहां पर इस तरीके की मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को लिखकर प्रिजर्व कर रखा जाता था। ये एक तो ये बात रही। तो जैन लिटरेचर वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में जो प्रिजर्व्ड है उसकी वजह यह है जनरली आपको जैन टेंपल्स के साथ में मोनेस्ट्रीज या फिर लाइब्रेरीज अटैच मिलती थी जहां पर इन सारे के सारे लिटरेचर को जिसको अलग अलग भाषाओं में कंपाइल किया गया है उसको स्टोर कर रखा जाता था। एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा जैनिज्म की अगर आप बात करेंगे तो जो सबसे शुरुआती स्टोन स्कल्पचर्स वगैरह आपको देखने को मिले हैं, जो मूर्ति वगैरह आपको सबसे शुरुआती देखने को मिलती हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे पहले आपके जो जैन तीर्थंकर थे उनके डिवोटीज ने प्रोड्यूस करी थी। जो आपको बहुत बढ़िया मात्रा में जो शिल्प कला देखने को मिलती है, जो मूर्ति पूजा वगैरह आपको देखने को मिलती है, सबसे शुरुआती फेजेस में अगर आप बात करेंगे तो उसमें जैन मुनि जो हैं या जैन तीर्थंकर जो हैं, इनके फॉलोअर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाई और वहां से जो है आपका एक कंसेप्ट वगैरह कि आप अपने ईश्वर को स्कल्पचर्स के फॉर्म में बना के पूछ सकते हैं, ये जो है काफी हद तक इंडिया में आया था। चले आगे बढ़ते। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने हिस्ट्री की क्लास 12th की पहली किताब और उसका आखिरी चैप्टर या आखिरी थीम के साथ में अपने डिस्कशन को शुरू किया था। हम लोगों ने बेसिकली इसमें ये देखा है या फिर हम लोगों ने ये देखना शुरू किया है कि 600 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 कॉमन एरा के बीच में जो आपके इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हुए हैं उनका समाज के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ा। इसमें हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में बातचीत कर ली, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बातचीत कर ली और जैनिज्म के बारे में बातचीत कर ली, भगवान महावीर के बारे में बातचीत कर ली। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग भगवान गौतम बुद्ध की क्या कहानी रही, किस तरह से सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध बनते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद में स्तूप, जो आपका मेन जो थीम है इस चैप्टर की, स्तूप्स जो हैं या फिर स्तूपास जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, क्या उसके अलग अलग आपके फीचर्स वगैरह हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद में हम लोग अपने लेक्चर के कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड बी टेकिंग लीव ऑफ यू ऑल फाइन जेंटलमैन। खत्म करने के पहले आप लोग हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाइए। यहां पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सारे के सारे जो आपके लेक्चर्स हैं वो एकदम ऑर्डर्ड फैशन में बढ़िया तरीके से अरेंज किए गए हैं ताकि आपको ढूंढने में कोई इश्यूज ना आए। हर एक लेक्चर के साथ में उसमें क्या क्या कंटेंट है सब कुछ बताया गया है ताकि आप एग्जैक्टली जहां से शुरू करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, एग्जैक्टली उसी के साथ आप शुरू करें एंड अच्छा अपने लाइफ में कर सकें, बढ़िया आप नॉलेज गेन कर सकें, उस नॉलेज का यूज कर सकें और अपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं उसकी तरफ आप आगे बढ़ सकें। सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।